अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महफिज़ चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, एक अच्छी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। हम हमेशा कहते हैं कि दिन का आगाज़ आप अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से क्या करें ताकि आपके दिन भर की रूटीन में बरकत हो। एक खूबसूरती जो आपको चाहिए, इत्मीनान जो आपको चाहिए, जो कामयाबी आपको चाहिए वो आप समेट सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अल्लाह पाक के हजूर सजदा कर होना होगा, सजदा करना होगा, शुक्रगुजारी का मुजाहरा करना होगा और उसके पाक ज़ात के नाम से दिन का आगाज़ करना होगा, तभी ये तमाम चीज़ें मुमकिन होगी। तो इसी खूबसूरत बात के साथ आगे बढ़ते हैं। टॉपिक बताने से पहले आज की पहले स्टोरी एक आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। डिसिप्लिन की बात करें, एक ऐसी फोर्स जिसमें डिसिप्लिन पाया जाता हो, जिसमें यूनिटी जो है वो पाई जाती हो, तो क्या एक खूबसूरत बात हो। लेकिन हम बात करने वाले हैं यहाँ पे चूंटियों की, जिनमें डिसिप्लिन, एक मुनज़्ज़म जो निज़ाम है वो हमें कूट कूट के भरा हुआ उसमें नज़र आता है। और ये डेफिनेटली कुदरत की एक ऐसी हैरत अंगेज़ ये मखलूक है जिसकी जिसामत की बात करें तो बहुत ही छोटी है, लेकिन ये इसकी ताकत की बात करें, इसके अंदर जो नज़्म ज़ब्त है उसकी हम बात करें, मेहनत की बात करें, क़यादत, बेहतरीन इसकी सलाहियत और ये इसकी जो खसूसियात हैं आउटस्टैंडिंग है। और अगर चूंटियों के शुमार की हम बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाले हशरात हैं उसमें किया जाता है। और ये ज़ेरे ज़मीन यानी कि पचीदा जो सुरंगें होती हैं उसमें ये अपना घर बनाती हैं, और इनका जो घर बना होता है डेफिनेटली वो ऐसी इंजीनियरिंग है कि इंसानी अक्ल जो है वो हैरान रह जाती है। और अगर चूंटियों की कम्युनिटी की हम बात करते हैं तो अपना अपना जो किरदार है वो नुमाया और दयानतदारी से ये निभाती हैं। और कोई खुराक की तलाश करता है तो कोई मलका की हिफाजत जो है वो करते हैं। और ये दिलचस्प बात यह है नाज़रीन कि चूंटियाँ अपनी मलका के अहकामात मानने की पाबंद होती हैं। आप सोच रहे होंगे कि चूंटियाँ की भी मलका होती है। बिल्कुल जनाब, चूंटियों की भी मलका होती हैं, उनके अहकामात वो मानती हैं, उनकी हिफाजत करती है, और इनकी यही फितरत उनको डिसिप्लिन या मुनज़्ज़म जो है वो रखती हैं। और इसके अलावा अगर चूंटियों की हम बाहमी जो राब्ता है या उसके सिलसिले की अगर हम बात करते हैं तो जब भी कोई ख़तरा या किसी को कोई पैगाम पहुंचाना होता है तो ये एक मकसूद इनका अंदाज होता है, और ये आपस में सर जोड़कर ये मुशावरत कह लें करती हैं, अपनी खुशी जो है वो बांटती हैं, अपना दुख सुख जो है वो हमें बांटती हुई नज़र आती हैं। और फिर उसके बाद जो भी प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन के बाद ये खुराक की तलाश को निकल जाती हैं। और रास्ते में, अच्छा एक और चीज़, ये रास्ते में अपनी खुशबू छोड़ती जाती हैं ताकि जो बाकी चूंटियाँ हैं वो उस खुशबू को सूंघ कर कतार दर कतार जो है वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सके, और अपनी खुराक है, जो उनको खाने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, जो वो ज़ख़ीरा कर रही होती हैं, उसको वो उसमें वो अपना नुमाया किरदार जो है वो अदा कर सके। अच्छा एक और चीज़, अगर ख़तरा होता है, ख़तरे की सूरत में भी ये एक मखसूस सिग्नल छोड़ती हैं। जैसे दुख सुख में इनका एक मखसूस अंदाज़ होता है, कहीं उन्हें ट्रैवल करना है खुराक की तलाश में तो जिस तरह कतार दर कतार ही जाती हैं और अपनी खुशबू छोड़ती हैं, इसी तरह से अगर कोई प्रॉब्लम, कोई ख़तरा मंडलाता है तो उसके लिए भी इनका एक मखसूस सिग्नल होता है, जिससे तमाम जो चूंटियाँ हैं उनका लश्कर मुतहरक हो जाता है, यानी कि यकजा एक साथ हो जाते हैं, मजबूती, नज़्म और ज़ब्त की एक उम्दा मिसाल कायम करते हैं। और ये मिसाल जो है इंसानी मुआशरे के लिए नाज़रीन एक ऐसा सबक है जिसको हमें समझने की, अडॉप्ट करने की, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। तो अगर हम चूंटियों के इस निज़ाम को समझ लें, इस तरीक़ाकार को समझ लें तो डेफिनेटली काफ़ी चीज़ें हमारे लिए आसान और बेहतर हो सकती हैं। टॉपिक की बात करें, आज का जो टॉपिक है वो आपकी डाइट, आपकी हेल्थ पे जो है वो हम बात करने वाले हैं। आप मोस्टली हम इस पे बात भी करते हैं, हमारे प्रोग्राम में इस पर डिस्कशन भी की जाती है कि डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी हेल्थ इज़ मोर देन इम्पॉर्टेंट। लेकिन हम दुनिया के तमाम तर काम करने को तैयार हैं, लेकिन अपनी हेल्थ को हम अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं लेते, प्रॉपर रेस्ट नहीं करते, अब कहते जाने तो जहाँ है। तो इसी पे आज हम जानने की कोशिश करेंगे। उस पर डिस्कशन के लिए फातिमा ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर फातिमा, आपके वक्त का आपने सऊदी अरेबिया से हमें ज्वाइन किया है, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मुझे बताएं
कि सेहतमंद हम रहना चाहते हैं, हर इंसान की ये ख्वाहिश है, हर इंसान ये ख्वाहिश जाहिर भी करता है कि मैं तंदुरुस्त, तवाना, सेहतमंद रहूं, लेकिन वो कहते हैं ना हर चीज़ के कुछ टर्म्स कंडीशन होती है जो आपने फॉलो करनी होती है। मैं राइट नाउ मौजूदा दौर की जो सूरत हाल, जो कंडीशन है, सिचुएशन, उसको मद्देनजर रखते हुए आपसे सवाल करना चाहूंगी कि क्या इस वक्त जिस तरह से हम अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं, उस पर अपना फोकस 110% कर देते हैं, अपने घंटों सर्व कर देते हैं, क्या हम हमारी ग़िज़ा और सेहत के मामले में भी इतने कॉन्शियस हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी जो सोसाइटी है उसका अलमिया ये है कि हम अपने फूड और अपनी ग़िज़ा पे हम तवज्जो नहीं देते हैं। हम अपने सारे काम करते हैं, लेकिन हमारी जो डाइट है, एक तो वो बैलेंस नहीं है, दूसरा हम उस पर बिल्कुल भी कोई तवज्जो नहीं देते हैं। और ये सबसे बड़ी जो नेग्लिजेंस आपकी अपनी जात के साथ है वो ये है कि आप अपने आप को समझते हैं कि आपने बाहर का खाना खा लिया, जंक फूड खा लिया, तो वो आपकी बॉडी की नरिशमेंट के लिए जरूरी है या इनफ है। तो ऐसा नहीं है, जबकि आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। और एक बैलेंस डाइट तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक आप अपनी डाइट के अंदर कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन, लिपिड, स्टार्च, इन सारी चीजों को, डिफरेंट विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, जब तक आप इन सारी चीजों को अपने डाइट में ऐड ऑन नहीं करते हैं, आपकी बैलेंस डाइट कंप्लीट नहीं होती है। और जब तक आप एक बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, तब तक आप अपनी जिंदगी को एक ऑन द वे नहीं कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी जो हमारे लिए शेमफुल बात है वो ये है कि हमने अपने आप को सबसे ज्यादा पीछे किया हुआ है, अपनी डाइट को हमने सबसे ज्यादा पीछे किया हुआ है। हमारी जिंदगी के सारे काम बहुत अच्छे तरीके से चल जाते हैं, लेकिन हमारी जो ग़िज़ा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब आजकल हर बंदे को ये है कि हमने वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, लेकिन उनका वेट ज्यादा क्यों हुआ है वो कोई भी नहीं देखता कि हमारा वेट ज्यादा क्यों है। इसीलिए कि हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, हमारी ज्यादातर काम जो है वो सिटिंग वाला होता है, हमने कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है। आजकल के दौर में तो फिजिकल एक्टिविटी कहीं पे भी नहीं देखी जा रही है। तो इसलिए ऐसी डाइट लें जिसके अंदर फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो और बैलेंस मील हो। अच्छा, बैलेंस डाइट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बट हम जो आपने बात की कि हम हेल्दी डाइट नहीं लेते, हम पेट भरने की कोशिश करते हैं। वो पेट हम जंक फूड, फास्ट फूड से भर रहे होते हैं, वो पेट भरने के लिए हम चलते फिरते, ड्राइव करते, कुछ खा रहे होते हैं। अब वो डाइट कितनी हेल्दी है, कितनी मतवाजन या कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, या वक्त कितना मैटर करता है, या इस्लाम ने भी कहा है कि आराम से बैठ के आप एक जगह पे खाना खाएं और आपने राइट लेफ्ट ये बातें करना या फोन यूज करना, इन चीजों से यानी कि दीगर एक्टिविटी से भी मना किया है। बट इस वक्त हम सिर्फ पेट भर रहे हैं, वो ग़िज़ा कितनी मुफीद है, कितनी बैलेंस है, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। यही एक बहुत बड़ी गलती है ना हमारी। हम सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खा रहे हैं और सिर्फ हम जिंदगी को गुजार रहे हैं। अगर हम जिए तो शायद हम अपने साथ ज्यादती ना करें। ठीक है, डॉक्टर साहब हमें ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाज़रीन बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात की कि हम जिंदगी गुजार रहे हैं। जिंदगी नाज़रीन गुजारने का नाम नहीं, जिंदगी जीने का नाम है। तो इसी पॉइंट से हम वेलकम बैक करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा, हमारा पहला टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं आपकी हेल्थ। कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, अगर जाने तो जहाँ है। सेहतमंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और सेहतमंद होने के लिए आपको अच्छी डाइट लेनी होगी, बैलेंस डाइट का आपको ख्याल रखना होगा। लेकिन वो कैसे रख सकते हैं, इसी पे बात की जा रही है, क्योंकि बड़ा एक स्पीडी दौर चल रहा है और इस फास्ट फॉरवर्ड दौर के अंदर आपने खुद को भी उतनी स्पीड लगानी है, लेकिन कैसे लगाई जा सकती है, इसी पे बात की जा रही है। डॉक्टर फातिमा हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे, आपने बड़ा खूबसूरत पॉइंट जो है वो एक लाइन बोली कि हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जिंदगी जी नहीं रहे। अब जिंदगी जीने का मकसद, एक पर्पस या इसकी अहमियत हमें कैसे मालूम होगी? क्योंकि हम जो लाखों करोड़ों कमाते हैं, जो घंटों डेली हम सर्व करते हैं, वो अपनी खूबसूरत लाइफ के लिए, अपनी एक स्टैंडर्ड लाइफ के लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपने आप को देने के लिए हम ये तमाम तक चीज़ें करते हैं, लेकिन उसी लाइफ को, उसी सेहत को हम इग्नोर कर रहे होते हैं। तो आप नहीं समझते कि ये जो हम घंटों सर्व कर रहे हैं या कमाई कर रहे हैं, इसको हम एक्चुअल में सर्व नहीं कर रहे अपने ऊपर? सही है, ये सिर्फ हम कमा रहे हैं ना, वो मैं बहुत मुझे ये चीजें बहुत अजीब भी लगती हैं। लेकिन मुझे ऐसा कहना मुनासिब लग रहा है कि जो हम कमा रहे हैं शायद वो हम अपने ऊपर इस्तेमाल ही नहीं कर सकेंगे। वो बैंक जो हम लोगों के कमा रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए कमाया जा रहा है।
सेहत को अच्छा करने के लिए नहीं। एक स्टेटस होगा कि भाई हम अपने आप को फाइनेंशियली तौर पे इतना इंडिपेंडेंट कर चुके हैं, लेकिन हमें अपने ऊपर लगाने का शायद वो टाइम नहीं मिलेगा जो हालात चल रहे हैं आजकल। तो क्या समझती हैं किस तरह से हम ये बैलेंस डाइट को हम इंट्रोड्यूस करवाएं, लोगों में इसकी अवेयरनेस हो, ताकि वो जितनी प्रायोरिटी अपने काम को या अपने बैंक बैलेंस को या मटेरियलिस्टिक चीज़ों को देते हैं उससे दुगनी इम्पोर्टेंस जो है वो अपनी हेल्थ को देना शुरू कर दें। बट हाउ? मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आपको अपनी चॉइसेस को बेहतर करना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। जब आपकी चॉइस में ये होगा कि सामने फ्रूट्स रखे हुए हैं और साथ ही एक बर्गर है, तो ऑब्वियसली हर बंदा उस बर्गर की तरफ ही जाएगा, कोई भी फ्रूट की बास्केट को नहीं करेगा। तो सबसे पहले अपनी चॉइसेस को बेहतर करें। जब आपको अपने लिए इनिशिएटिव लेने का शौक हो जाएगा ना, तो फिर आप खुद ब खुद अपनी चीजों को बेहतर करेंगे। और बैलेंस डाइट ऑब्वियस सी बात है वही है जिसमें आप हेल्दी खा रहे हैं। आपको कोई ज्यादा खाने को नहीं कह रहा, हेल्दी खाने को कह रहे हैं। आप जो भी खाएं मुनासिब मिकदार में खाएं, लेकिन हेल्दी खाएं। आप अपनी चॉइसेस को बेहतर करें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। आपका लाइफस्टाइल चेंज होने सिर्फ खाना पीना ही आपकी बॉडी को नरिश नहीं करता। आप इसके अलावा आपके स्लीप पैटर्न्स होते हैं, आपकी उठने बैठने के तरीके होते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं। आपका सबसे मेजर जो आजकल चीज जिस पे मसला चल रहा है वो ये है कि हमारी आवाम सोती ही नहीं है। हम लोग सुबह 3 बजे सोते हैं और अगले दिन के 3 बजे उठते हैं। बीच में ब्रेकफास्ट कहाँ गया, प्री ब्रेकफास्ट कहाँ गया, हमारी ड्रिंक्स कहाँ गई, डिटॉक्स वाटर कहाँ गया, वो सब कुछ स्किप हो चुका है। तो वो हम हेल्दी हो ही नहीं सकते अगर हमारा इसी तरीके का जो है वो लाइफस्टाइल चलेगा। तो सबसे पहले यही बात है कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें और अपनी चॉइसेस को बेहतर करें। उससे आपकी जिंदगी खुद ब खुद टाइम टू टाइम जो है वो हर चीज को खुद ही आप मैनेज करना सीख जाएंगे। ओके अच्छा, कुछ लोग बड़े प्राउडली ये बात करते हैं कि हम ब्रेकफास्ट नहीं करते, नाश्ता हम नहीं करते और उसके बाद दबा के लंच कर लेना, या डिनर का कोई टाइम नहीं होता, कभी भी हम कुछ भी ऑर्डर करके खा रहे होते हैं देर सवेर रात के 1 बजे 2 बजे हम ये चीज़ें कर रहे होते हैं और प्राउडली कह रहे होते हैं कि ब्रेकफास्ट में नहीं करता। और सुबह का अगर ब्रेकफास्ट हम स्किप करते हैं तो इज इट गुड फॉर हेल्थ? नॉट एट ऑल। जो ब्रेकफास्ट है ना वो आपके दिन, जो पूरा दिन आपने गुजारना है ना, उसका इन्हिसार ही आपके नाश्ते पर है। अगर आप नाश्ता अच्छा सा करेंगे तो ही आप अपने पूरे दिन की अपनी एक्टिविटीज को और अपनी बाकी जो भी आपके काम है आप उसको तभी फुलफिल कर सकेंगे जब आपका एक हेल्दी आपने ब्रेकफास्ट लिया होगा। हमारा फ्यूल है कि हमने पूरा दिन अपने आप को ड्राइव करना है, तो वो हमारा फ्यूल है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऊपर से आपने ओवरनाइट फास्टिंग की होती है और अगर आप थोड़ा सा लेट उठ रहे हैं तो वैसे ही आप जो है अपनी बॉडी के साथ बहुत ज्यादती कर चुके हैं। जो सुबह के टाइम होता है उस टाइम आपकी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स जो है वो एक्सक्रीट हो रहे होते हैं, कुछ हार्मोन्स बन रहे होते हैं, कुछ टिश्यू टूट रहे होते हैं, कुछ टिश्यू रिपेयर हो रहे होते हैं। तो ये जो सारा अमल है ये रात सोते हुए स्टार्ट होता है। मतलब रात 12 बजे से आपके हार्मोन्स की सिक्रेशन और बनना टूटना शुरू होता है और सुबह तक रहता है ये। और अगर आप सुबह में ये चीजें नहीं करते हैं, मतलब आपका जो ब्रेकफास्ट है वो इतना हेल्दी होना चाहिए कि उसके अंदर आपको कार्ब्स भी मिले, प्रोटीन भी मिले और आपको फैट भी मिले। अच्छा, ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए? ब्रेकफास्ट की जो हमारी थाली है वो कैसी होनी चाहिए? उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? अगर आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट की बात करें तो आपने 2 बॉयल अंडे लेने हैं जिनमें से आपकी एक एग व्हाइट होना चाहिए और एक होल एग होना चाहिए। बिकॉज विटामिन डी आपकी एक रिसर्च के मुताबिक प्रूव हो चुका है कि विटामिन डी जो है वो अंडे की जर्दी में पाया जा रहा है, जबकि पहले यही कॉन्सेप्ट था कि विटामिन डी सिर्फ सनलाइट से मिलता। लेकिन अब एक रिसर्च ने इस बात को प्रूव कर दिया कि आपको एग योक में विटामिन डी मिलता है। तो आप अंडे ले सकते हैं 2, साथ में आप ओट्स का बॉल ले सकते हैं जिसमें आप एक स्मॉल साइज एप्पल कट करके डाल सकते हैं, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स आप उसमें डाल सकते हैं और साथ में आप एक मग ले सकते हैं कॉफी का या फिर चाय का विदाउट शुगर। ऑलराइट, दैट्स वेरी ग्रेट। और ये सुबह सुबह जो हम देख रहे होते हैं कि नान चने निहारी पाए और इस तरह के पराठे ऑमलेट चल रहे होते हैं, ये हेल्दी है हमारी सेहत के लिए सुबह का नाश्ता? नान चने तो हेल्दी नहीं कहूंगी मैं, लेकिन आप ऑमलेट ले सकते हैं। आप ऑमलेट में स्पेनिश डालें, डिफरेंट वेजीज डालें भर के, वो आप खाली ऑमलेट भी खा लेंगे ना तो बहुत हेल्दी हो जाएगा। अगर आप उसके साथ बाकी सारी चीजें स्किप करना चाह रहे हैं तो आप एक 60 ग्राम की चपाती ले सकते हैं। और ये जो हम खा रहे होते हैं डिफरेंट नाश्ते में, ये पराठे ऑयल से सही तले हुए होते हैं, तो ये हमारी गट हेल्थ के लिए अच्छे हैं?
बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इससे हमारी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो हेल्थ है वो ज्यादा खराब होती है। और जो ऑयल है, ऑयल की रेशो की वजह से कैंसर का रेशो ज्यादा बढ़ रहा है, कि हमारी ऑयल इतना ज्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना कि हमें पता ही नहीं लग रहा कि हम अपने साथ और सारी अवाम क्या ज्यादती कर रही है। और ऑयल की रिसर्च ने ये बात साबित की है कि जो कैंसर के जितने पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, जितनी रेशो बढ़ रही है, वो ऑयल की ज्यादा कंजप्शन से बढ़ रही है। कि आप ऑयल को इतना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, और ये जो बाहर के नाश्ते हैं, निहारियां, पाए, नान, चने, उसके ऊपर आपने अक्सर देखा होगा कि वो अलग से ऑयल जो है वो डॉक्टर साहब, वैसे लोग कहते हैं जब तक ऊपर ऑयल की तरी नजर नहीं आएगी तब तक तो वो टेस्ट ही नहीं होगा। एग्जैक्टली और वही जो चीज है वो सबसे ज्यादा हार्मफुल है, और वो सिर्फ डिजीज नहीं आपकी बॉडी में डेवलप करी, वो क्रोनिक डिजीज आपकी बॉडी में लेकर आ रहे हैं। ऑयल तो वैसे इतना नुकसानदेह है, क्रोनिक डिजीजेज, हार्ट डिजीजेज, स्ट्रोक, कैंसर, ये सारी चीजें ऑयल से ही तो हो रही हैं डेवलप। अच्छा, आल्सो टेल अस अबाउट स्पाइस, थोड़ा स्पाइस के बारे में भी बताइए, बिकॉज हमारे लोग खाने पीने में स्पाइसेस भी बहुत पसंद करते हैं, बहुत सारे मसाला जात का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके बारे में बताइए कि ये हमारी सेहत के लिए कितने खतरनाक या कहीं ना कहीं फायदेमंद हो सकते हैं। नहीं, जो स्पाइसेस है ना वो आप बिल्कुल मिनिमल यूज करें, बिल्कुल मिनिमल। मैं लिटरली आप बिलीव नहीं करेंगी, मैं जो अपने घर का खाना बनाती हूँ ना, उसके अंदर सिर्फ ब्लैक पेपर होता है और सॉल्ट होता है और कोई मसाला नहीं होता। और मैं मतलब कोई व्हाट अबाउट ग्रीन चिली? ग्रीन चिली इज बेस्ट, वो आप ले सकते हैं, वो जो लंबी वाली होती हैं वो, और आप उसको जो यूज करने का तरीका होता है ना, वो आप अगर जब उसको पका लेते हैं ना, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं। ग्रीन चिली को आप जब भी यूज करें, आप उसको ब्लेंडर में या ग्राइंडर में उसको थोड़ा सा ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना के यूज करें, या फिर आप उसको जो है ना वो जो चॉपर होता है उसके अंदर आप उसे चॉप कर लें, ताकि उसकी जो वो आपको खुशबू चाहिए होती है, और जो डिफरेंट उसके जो सीड्स होते हैं वो बड़े टेस्टी लगते हैं, तो वो खत्म नहीं होंगे। ब्लेंडर में होता है कि वो पेस्ट बन जाता है, चॉपर में होता है कि वो आपको उसी तरीके से एज इट इज मिल जाती है। ओके, सो स्पाइसेस से हमें जो है वो खुद को महफूज ही रखना है। फल और सब्जियों का रोजाना इस्तेमाल जो है वो सेहत पे उसके डेफिनेटली पॉजिटिव असरात मुरतब हो सकता है अगर हम डेली फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें तो। Exactly. फल और सब्जियों का इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में हमें डालना चाहिए हर हाल में। अगर आप ऑफिस भी जा रहे हैं ना, तो आप अपने लंच में रखें ही फल और सब्जियां, क्योंकि जो फल और सब्जियां ना वो हमें वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं। एक न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा हमें, जिस तरह से अगर हम एक रोटी खा रहे हैं ना, तो हमें वो रोटी में से सिर्फ कार्ब्स मिल रहे हैं, हमने वो कार्ब्स लिया, हमारी कार्बोहाइड्रेट की इंटेक पूरी हो गई, हमने रोटी खा ली। लेकिन अगर हम फल खा रहे हैं ना, तो एक फल के अंदर हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। हमें विटामिन सी भी एक ही जगह से मिल रहा है, कैल्शियम भी मिल रहा है, मैग्नीशियम भी मिल रहा है, फोलेट भी मिल रहा है, सब कुछ हमें मिल रहा है, मैग्नीशियम मिल रहा है, ये सारी चीजें हमें एक फल से मिल रही हैं। इसके अलावा अगर वेजिटेबल की बात की जाए, तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये जो भी है, ये आपकी गट हेल्थ को बहुत बेहतर करते हैं। ये आपकी जो है प्रमोट करते हैं आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटीज को बेहतर करने के लिए, तो ये उस हिसाब से आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे साबित होते हैं। और इसके अलावा अगर आप फ्रूट्स की बात करें, तो फ्रूट तो इतने आपके लिए अच्छे हैं, मैं कहती हूँ कि जो पाइनएप्पल है वो आपकी लेबर पेन इंड्यूस करा देता है। अच्छा। मतलब इतनी बेनिफिशियल चीज है कि नेचुरली अगर आप अपनी लेबर पेन्स को इंड्यूस कराना चाहते हैं, तो पाइनएप्पल, डेट्स, गावा बेस्ट फॉर यू। और वैसी कॉन्स्टिपेशन अगर आपको हो गई, आपको गट के इश्यूज हैं, तो ये डिफरेंट फ्रूट्स हैं जो आप खा के अपने आप को खुद से बेहतर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ मेडिकेशन। एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मेडिकेशन से इसको अवॉइड करते हैं या नहीं खा सकते, तो आपके पास तो कुदरती इलाज मौजूद है। आप वेजीज, फ्रूट्स की तरफ जा सकते हैं, तो आपकी गट हेल्थ बेहतर हो सकती है, आपको जो कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज हैं वो बेहतर हो सकते हैं, डिफरेंट डिजीज़ से आप खुद को बचा सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हमने देखे हैं, कुछ घराने ऐसे भी हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि डेली उनके खाने में, यानी कि सुबह दोपहर शाम की बात करें, किसी ना किसी खाने में वो गोश्त का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, खा वो मुर्गी यानी कि चिकन हो, बीफ हो, मटन हो, उसका इस्तेमाल जरूर होता है। तो डेली बेस पे इसको खाना जो है वो अच्छा है?
आप लीन मीट लें, आप चिकन खा सकते हैं डेली बेस पे, लेकिन अगर आप बात करते हैं ना कि बीफ, तो बीफ आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बीफ के अंदर ऑब्वियस सी बात है हमारे पास फैट अमाउंट ज्यादा होती है, हमारे पास लिपिड की अमाउंट ज्यादा होती है। वो ऑब्वियस सी बात है, जब आपके अंदर जाएगी वो स्टोर होते फैट, पहले आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, फिर आपको हार्ट डिजीजेज होंगी, और फिर वो स्ट्रोक होगा, और फिर वो हार्ट डिजीज क्रोनिक डिजीजेज में जो वो चेंज हो जाएंगी। आपकी आर्टरीज जो है वो वर्सकुलरली जो है नैरो होती जाएंगी। ठीक है। और जब आपकी आर्टरी भी नैरो हो जाएंगी तो वो आपकी डिजीज जो है वो ऑब्वियस है कि वो क्रोनिक में चली जाएंगी, वो एक्यूट कभी भी नहीं रहती है। अगर आप कोई भी चीज यूज करो तो आपको उस चीज का ये रखना चाहिए अपने माइंड में कि इससे हमें कोई डिजीज अगर हो भी रही है बिलफर्ज, तो वो एक्यूट है कि क्रोनिक है। एक्यूट डिजीजेस का आप जो है वो इलाज करवा सकते हैं, लेकिन क्रोनिक डिजीजेस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, वो एक दफा हो गई तो फिर आपको उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। तो वो इस तरह की चीजें कि आप चिकन खा सकते हैं, चिकन के अंदर आपके पास जो है विटामिन बी जो बीज वाले विटामिन होते हैं वो पाए जाते हैं, नायसिन पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है, राइबोफ्लेविन पाया जाता है, विटामिन B3 और B12 पाया जाता है। वो बेनिफिशियल आपकी बॉडी के लिए, वो आपको नरिश करेगा, वो खा सकते हैं, चिकन ले सकते हैं आप रोज। चिकन भी ये देसी वाला, ये देसी वाला चिकन की बात करी है, ये जो आजकल मिलता है केमिकल वाला इसकी बात कर रही है? अब मिलता ही केमिकल वाला, वो देसी वाले में भी पता नहीं क्या, लेकिन दोनों जो है दोनों में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं देखा गया। दोनों जो है वो एक तरह से सेम पॉइंट पे, दोनों के जो है वो न्यूट्रिएंट्स भी सेम ही देखे गए हैं। ये है कि देसी में आपको थोड़ी सी ताकत ज्यादा मिल जाती है, और जो आप दूसरा यूज करते हैं पोल्ट्री वाला, उसमें ये है कि वो जस्ट काम चला हुआ कि आप कर ले। लेकिन पाकिस्तान में चीजें कि अगर आप ये जो फार्मिंग वाला है चिकन, अगर ये यूज ज्यादातर अगर इसका इस्तेमाल हो रहा है, बिकॉज हम देख रहे हैं फास्ट फूड में भी ज्यादा वही उसी का इस्तेमाल देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से ओबेसिटी के बहुत सारे इश्यूज या हार्मोनल प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं हमारे बच्चों को। ऐसे या जो बिल्कुल जो आजकल मैंने अपने पेशेंट्स, आज मेरे करियर को 4 से 5 साल होने वाले हैं, और मैंने 98% लोगों को पीसीओएस का देखा है, ये इश्यूज है। जो बच्ची इवन दो कि 18 इयर्स की बच्ची ने प्लान मेरे से लिया, और उसका इशू ये था कि मैम मुझे पीसीओएस का इशू है, एंड आई वाज लाइक व्हाट, कि मतलब अभी आपकी एज क्या है बेटे, और इस तरह की चीजें, और उसमें उसे पीसीओएस, और उसकी रीजन क्या थी कि जी चिकन जो था वो इस तरीके का यूज हो रहा था कि फ्राइड यूज हो रहा था, सिर्फ फ्राइड यूज हो रहा था, और सिर्फ उसमें मतलब अगर आप सालन भी खा रहे हो ना, तो पहले आप चिकन को सौते कर रहे हो, अच्छा खासा फ्राई कर रहे हो, एंड देन उसके अंदर जो भी आपने चीज करनी है वो कर, तो वो चीज इस तरीके से आपके लिए गलत साबित हो जाती है। आप बॉईल करके ले लो, आप बॉईल करके उसमें आप कोई एक चीज नहीं होगी, लेकिन जो इस तरह की चीजें जो फार्मी चीजें हैं, अब जाहिर है जो चीज आप कंज्यूम करो उस चीज को क्या कंज्यूम करवाया गया है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग 2 दिन में जो है वो चिकन इतने हो जाते हैं कि जी ये 2 दिन में इतना बन गया, और वो इतने हमारे फार्म भरे हुए हैं, उन्होंने वो मेडिकेशन दे के जो है वो करवाते हैं सारा कुछ, और वो हम जब कंज्यूम करते हैं तो जाहिर सी बात है वो हमारी बॉडी को भी डिसएडवांटेजेस ही देगा ना। अच्छा, हमें डेली बेस पे रूटीन में हमें कितनी कैलोरीज की हमें जरूरत होती है? जो वुमेन्स होती हैं उनके लिए 1800 to 2000 किलो कैलोरीज पर डे रिक्वायर्ड होती है। एज मेल के अंदर जो है वो 2200 to 2500 की रिक्वायरमेंट होती है पर डे फॉर अ हेल्दी प्लान। या अगर आप अपने वेट को सिर्फ मेंटेन कर रहे हैं और हेल्दी बैलेंस डाइट के साथ हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है। ब्रेक के बाद मैं आपसे डिटेल लेती हूँ इसमें कि हमें डेली बेस पे एक बॉडी को कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है और हम कितनी कैलोरीज जो है ना वो इनटेक कर रहे थे और बर्न कितनी करते हैं, इस पे नाज़रीन बात करते हैं, बट आफ्टर द ब्रेक साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक जिस पे हम बात करें आपकी सेहत और साथ में बैलेंस डाइट पे बात की जा रही है। डॉक्टर फातिमा हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, आपसे हम बात कर रहे थे कि डेली बेसिस पे रोज़ाना एक बच्चे को, नौजवान को, बड़े बुजुर्ग को, यानी कि हर एज वाइज माइट भी डिफरेंट हो, आप ज़रूर एक्सप्लेन कर दें कि हमें कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है। जी, जो वुमेन्स होती हैं उनके अंदर किलो कैलोरीज चाहिए होती हैं 1800 to 2000 पर डे। ठीक है। सॉरी। और जो मेल्स होते हैं उनको चाहिए होती हैं 2200 to 2500, और ये आगे जो है वो अप टू सोन जाते जाते 18 से ऊपर जितने भी मेल होते हैं उनके लिए, और 18 से ऊपर जितनी भी वुमेन्स होती हैं उनके लिए सेम कैलोरीज होती हैं। बच्चों के लिए 500 to 800 कैलोरीज होती हैं, जो 1 to 3, 3 to 8 होते हैं। ठीक है, ओके। और जो आजकल हम और उससे ऊपर वालों के लिए 1000 से 1500। जी, आप अपनी बात मुकम्मल कर लें।
जो 8 से ऊपर वाले बच्चे होते हैं, लाइक 18 तक, 8 से 18 तक, उनके लिए 1000 to 1500 कैलोरीज होती हैं। ये सारे एज ग्रुप्स जो हैं वो क्लियर। और डेली बेस पे जो हम खा रहे हैं, यानी कि फास्ट फूड है, जंक फूड है, फिर हमारे कोई हेल्दी कोई इस तरह से कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो डेफिनेटली वो कैलोरीज अगर हम ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं तो बर्न करने में इशू हो रहा है, तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं? ऑब्वियसली ओबेसिटी सबसे मेजर कॉज ये है कि हम लोग जो है वो सिर्फ खा लेते हैं, और अब लोगों में बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटीज वाली जो चीज है वो रह ही नहीं गई है। कभी भी नहीं आपने देखा होगा कि खाने के बाद वॉक करने के लिए जा रहा है, जबकि ये चीज है कि अगर आप खाना खाते हो तो उसके, और अगर आप ज्यादा वॉक नहीं कर सकते, एटलीस्ट आप 40 कदम तो लो ना, 40 स्टेप्स आप चलो, एंड देन आप जो वो करो। आजकल हमारी रूटीन ये है, हम खाना खाते हैं और सो जाते हैं, खाना खाते हैं और लेट जाते हैं। तो ये चीज ओबेसिटी है ये, और ओबेसिटी की वजह से आगे सारी डिजीजेस होती हैं, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक्स वगैरह। और ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं, आपने देखा होगा अब तो ये जो डिलीवरी के सिस्टम आ गए हैं, ऑनलाइन आप कुछ भी खाना आपने मंगवाना हो तो लेट नाइट भी ये क्रेविंग जो है वो चल रही होती है, तो इसकी वजह से हमारे जो नौजवान हैं उनकी हेल्थ पे क्या इफेक्ट हो रहा है इसका? बहुत ज्यादा गंदा इफेक्ट हो रहा है, और हमें खुद भी पता है कि क्या इफेक्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ऑर्डर, मैं कहती हूँ जितना ज्यादा अच्छा पाकिस्तान में फूड पांडा चल रहा है ना, हर बंदा बस वही जितने भी एप्लीकेशन है जो फूड डिलीवर करती है वो लिटरली इस वक्त वो टॉप पे है, बट हमें हमारी हेल्थ की फिक्र नहीं है। और हमें अपनी हेल्थ की खुद भी करनी ना है, हम जाके खुद कहते हैं कि जी ये चीज हमें चाहिए है, तो वो डिलीवर करते हैं, उनका तो बिजनेस है, उन्होंने तो करना, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। ठीक है, आप, मैं ये नहीं कहती कि आप बाहर का खाना कभी भी ना खाओ, आप इंसान हो, आपको क्रेविंग होती है, आप खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाना, लेकिन एक मॉडरेट अमाउंट में। ये नहीं कि आप हर रोज ही जंक फूड पे रह रहे हो, या आपका जो बेस है फूड वो है ही बाहर का खाना। हमारी गेस्ट आती है न्यूट्रिशनिस्ट, और भी वो भी यही बात करते हैं कि हाँ ठीक है आप खा सकते हैं, आप वीक में एक चीट डे रख सकते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल डेली भी खा रहे हैं तो आप ये देखिए कि आप जितनी कैलोरी इनटेक कर रहे हैं कि आपने उतनी बर्न भी की है, ताकि आपकी बॉडी पे उसकी कोई इफेक्ट्स ना वो ना हो। बट हम खाते हैं लेकिन उस कैलोरीज को हम बर्न नहीं करते, कोई एक्टिविटी हमारी नहीं होती, ऐसा है। अच्छा, बच्चों के लिए मुझे बताइएगा कि बच्चों की नशोनुमा के लिए कौन सी ग़िज़ाएं ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि इस वक्त बच्चों की जो सिचुएशन है, या तो वो बहुत ज़्यादा स्किनी है, स्लिम है, या वो ओबेसिटी की तरफ, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटे, अपना प्रॉपर वेट अपना नहीं उठा पा रहे, हाइट बच्चों की नहीं बढ़ रही, बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, बच्चे की वो जो एक मेंटल ग्रोथ होनी चाहिए उस तरह से हमें नज़र नहीं आ रही, वो जो एक्टिव बच्चा पहले जो हमें देखने को मिलता था, इस वक्त कहीं ना कहीं ये चीज़ें डिस्टर्ब हो रही है। तो बच्चों की नशोनुमा के लिए कौन सी ग़िज़ाएं आप रेकमेंड करती हैं कि कौन सी ज़्यादा मुफीद है? मैं बच्चों के लिए यही रिकमेंड करूंगी कि सबसे पहले ना बच्चों की भी फूड चॉइसेस को बेहतर बनाएं। अगर बच्चे चॉकलेट मांग रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं आप उन्हें बाहर की चॉकलेट दें, आप घर में ड्राई फ्रूट से कुछ ऐसा बना के दे दें कि बेटा ये चॉकलेट है। अब बच्चों को तो नहीं ना पता कि ये चॉकलेट है कि नहीं है, उन्हें इंट्रोड्यूस तो आपने ही करवाना है ना। तो उनकी चॉइसेस में आप सबसे पहले फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन ब्रेड, ये वाली ओट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये वाली सारी चीजों का इंटेक करें। दूध, मैंने आजकल देखा है कि बच्चे दूध नहीं पी रहे, बिल्कुल भी। उनकी जो मिल्क की इंटेक है ना, वो जैसे ही बच्चा स्कूल में एंटर होता है ना, तो उनकी मदर्स यही कंप्लेन करती हैं कि जब से मैंने बच्चे को ना एडमिशन करवाया ना, उसने दूध छोड़ दिया है। जब वहां पे बच्चे के स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है तो उसकी डाइट कम हो रही है, तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी फिर ग्रो नहीं करेगी, वो बच्चा अपने आप को उस तरीके से मेंटेन नहीं कर सकेगा जिस तरीके से उसका हक बनता है करने का, और उसी वजह से हाइट नहीं बढ़ी, बच्चों की वेट नहीं बढ़ रहा है। और जो बच्चे ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं, उनके पीछे भी उनके पेरेंट्स का कसूर है कि वो उन्हें जंक फूड्स की तरफ लगाया हुआ है, और बच्चे अगर पिज्जा मांग रहे हैं तो उन्हें पिज्जा ही ला के दे दिया। आप घर में बना के दे दें अच्छे तरीके से, आप स्टफ पराठा बना के दें, मिक्स वेजिटेबल का, उसमें थोड़ा सा चिकन ऐड कर दें, और वो पराठे को आप पिज्जे का नाम दे दें। तो जो ये चीज, इसी बात पे मेरी एक फ्रेंड के मुझे कुकिंग याद आ गई कि उसके बच्चे भी यही जिद करते थे कि हमें पिज्जा खाना है, तो मुझे उसकी बात बड़ी अच्छी लगी कि वो घर में एक पराठा बना के उसके ऊपर ऑमलेट था, उसके ऊपर जो चीज़ वगैरह डालना, जो उसमें जो भी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स होती है पिज़्ज़े के ऊपर लगाने वाली, उसने वो लगा के और उसको थोड़ा सा यानी कि स्टीम दे के वो बच्चों को दे देती थी, जस्ट लाइक पिज़्ज़ा।
हाँ कि हेल्दी डाइट भी और बच्चों का शौक भी पूरा हो गया और डाइट भी हेल्दी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बस ये कि आपको अपनी चॉइसेस को खुद बेहतर करना चाहिए, और थोड़ी सी मुझे ये एफर्ट तो लगता है करनी कि पड़ती है ना बच्चों फिर को भी आपको अपनी सेहत के लिए। एफर्ट करनी पड़ती है, ऐसा है। अच्छा, ये बिल्कुल। फ्रोजन फूड भी हम देख रहे हैं कि हम लाते हैं, फ्रिज हमारी भरी पड़ी होती है, जल्दी से हम निकालते हैं, भूख लगी है, उसको ऑयल में फ्राई किया और हाँ। खा लिया, ये सेहत के लिए अच्छा है? नहीं, इसके हमें नहीं पता कि वो किस चीज में रेडी हो रहा है। और दूसरी बात ये कि जो फ्रोजन फूड है वो आप एक टाइम तक खा सकते हैं। मतलब ठीक मैंने है। देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने महीने महीने का फ्रीज करके रखा होता है और वो वही निकालते हैं और वो खा लेते हैं। जो आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ना, वो जी। इसके थ्रू जा रहे हैं। हाँ। कि हम जो है वो हमने ऐसी वो हमें नहीं पता कि क्या, वो पता नहीं कौन कौन से बैक्टीरियल जो है वो कंटेन हो रहे हैं उसके अंदर, और आप निकाल रहे हो और दोबारा से उसे फ्रीजर के अंदर रख दे। तो जी। कभी हमने उसे अनलॉक किया है तो वो अनलॉक ही पड़ा हुआ है, कभी हमने उसे खुला खुला हुआ रख दिया है। और जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो थोड़े टाइम अगर आप खुला छोड़ दो ना फ्रोजन चीज को, तो वो खत्म हो जाते हैं। वो बस ये है कि सिर्फ आप पेट भरने के लिए खा सकते हो, उससे आपको कोई भी विटामिन मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स कुछ भी नहीं मिलेगा। बस ये है कि आप कि अगर चिकन की चीज है तो वो चिकन मिल रहा है, मटन है तो वो बस आप खा रहे हैं, हाँ उसमें आपके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं ज्यादा दिन अगर आप उसे फ्रीज करके रखते हैं तो। और वो एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं थ्रू कंजम्पशन, जब आप उसको कंज्यूम करते ओके। तो हैं। डॉक्टर साहब, वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सारे लोग जी। ऐसे हैं जो खाने के साथ फ्रिजी ये ड्रिंक्स और मुख्तलिफ ये जो कोला, ये रंग बिरंगी जो ड्रिंक्स हैं, उनका इस्तेमाल करते जी। हैं और उनकी माइंडसेट के अकॉर्डिंग खाना डाइजेस्ट हो जाता है। अब ज़रा ये इस कॉन्सेप्ट के बारे में बता दीजिए। खाना बिल्कुल भी इससे डाइजेस्ट नहीं होता है, बल्कि जो आपने खाया होता है ना, आपको हाँ। जो थोड़ी बहुत नशोनुमा आपकी जिस्म की हुई होती है वो भी खत्म हो जाती है। तो अच्छा। जो ड्रिंक्स हैं, जी जी, जी जो जी, आप बात ड्रिंक्स हैं मुकम्मल वो करें। बिल्कुल आप अपने साथ ज्यादती करने वाली बात है। अच्छा। जो आप एक ड्रिंक्स है ना, अगर आप वो ले रहे हैं ना, तो आप ये सोच लें कि आपने जो एक महीना लगा के अपनी बॉडी को कोई एक हेल्दी चीज या कोई बहुत सारी हेल्दी चीजें भी दे दी है ना, और आपने कहा कि मैं एक दिन चीट डे कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं सिर्फ एक कोक भी पी लेता हूँ, तो आपने जो वो एक महीना लगा के जितने भी फल खाए होंगे, सब्जियां खाई होंगी, अंडे खाए होंगे, दूध पिया होगा, उसकी जितनी भी नशोनुमा आपकी बॉडी के अंदर हुई थी ना, वो आपकी एक सिप से ना कोल्ड ड्रिंक की खत्म हो जाएगी। ओह। तो इससे ज्यादा मैं बड़ी एग्जांपल आपको और क्या दूं कि अगर ओनली वन सिप, मैंने एक बोतल भी नहीं बोला कि आप पूरी बोतल पीना है, सिर्फ एक सिप से जो है ना वो आपकी बॉडी के अंदर इतनी एसिडिटी क्रिएट कर देगा कि आपकी बॉडी के अंदर आने वाले 10 दिन तक भी आप कुछ अच्छा कंज्यूम नहीं कर सकेंगे। अच्छा, तो यानी इस कॉन्सेप्ट से हमें निकलना होगा कि भाई अगर आपने खाने के साथ राइट। ड्रिंक रखी और आपको लग रहा है कि खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उल्टा आप मजीद बीमारियों को दावत दे रहे होंगे। अच्छा, ये मोस्टली आपने दूध का जिक्र किया था कि बच्चों को हम दूध छुड़वा देते हैं जब वो स्कूल जाने लग जाता है। जी। इवन अब बच्चे तो बच्चे, बड़े भी देखें वो भी इससे जो दूध दही वगैरह इन चीज़ों से वो दूर हैं। तो इससे क्या कैल्शियम की कमी, बोन का वीक हो जाना, क्या इससे इश्यूज क्रिएट होते हैं अगर हम दूध नहीं रेगुलर यूज नहीं सबसे करते? पहले तो आपकी पूरी बॉडी वीक हो जाती है, दूसरा अच्छा। आपकी बोन्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमजोर हो जाती हैं, हम्म। इसके अलावा आपके दांतों के इशू बहुत ज्यादा आ जाते हैं, आपको टूथेक रहने लगता है, पूरी हम्म। बॉडी की टायर्डनेस होने लगती है। जो हमारे पास दूध है ना, वो एक मुकम्मल गिजा है। दूध को बेशक। हमने मुकम्मल गिजा इसीलिए बोला कि अगर आप खाली दूध ले रहे हो ना, और अगर आप खाली मिल्क शेक ले लो नाश्ते में, तो वो आपका फुल नाश्ता हो जाएगा, अच्छा। आपको उसके अलावा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप मग भर के एक आप फुल ऑफ मग ले रहे हो ना मिल्क शेक का, तो वो आपके लिए इनफ होगा, क्योंकि एक इतनी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ना आपके दूध के अंदर, कैल्शियम भी है, जिंक है, आयरन है, अच्छा। फॉस्फेट है, मैग्नीशियम है। हाँ। ये सारी चीजें जब आपको मिल रही हैं खाली दूध के अंदर, जो बाकी बहुत सारी चीजों को मिला के मिलती हैं, तो आपके लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा है दूध। दूध छोड़ना तो मतलब अपने साथ ये है कि आप अपनी जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहे हैं। आपकी ओके। बॉन्स इस तरीके की हो जाती हैं कि बाज़ औक़ात मैंने अपने पेशेंट्स को ये देखा कि जी हमने एक अरसे से दूध छोड़ा है और हमारी हड्डियों में से आवाजें आने लग गई हैं, तो वो उसकी अच्छा रीजन ही ये डॉक्टर साहब, होती है एक और भी तो कि आप प्रॉब्लम है जो ना, है जो शहरों में रहने वाले लोग हैं खासकर, उन्हें वो प्योर दूध, खालिस दूध भी तो नहीं मिलता ना, जो मिलता है पानी मिला हुआ, मिलता नहीं केमिकल है मिला हुआ है, ऐसे। तो वो क्या करें? एग्जैक्टली ऐसा ही है। वो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये कहूंगी कि जो आपने फिर चाय दूध कॉफी पे चलेंगे। बाहर का पीना है ना, हाँ। अगर आपने दूध बाहर का पीना है ना, उससे बेहतर आप पाउडर्ड मिल्क यूज करें। अच्छा। जो बाहर का दूध है उससे बेहतर होता है पाउडर्ड मिल्क, जो प्रिजर्व हुआ होता है, एक अच्छी पैकेजिंग में आप तक पहुंचता है, साफ सुथरा होता है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बाहर का जो खुला दूध है ना,
आपको नहीं पता आप वो ब्लीच पी रहे हैं, आप तो दूध पी ही नहीं रहे हैं जी। तो इससे बेहतर है आप पाउडर्ड मिल्क यूज करें। बच्चों के लिए भी आप उनका जो बाय बर्थ दूध का डब्बा एक लगाया जाता है हॉस्पिटल से ही, वो वाला है, नीडो हो गया, पीडियाश्योर हो गया, और बाकी इस तरह के और जिस तरह के हैं वो आप यूज करें, वो आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। ठीक हो गया, आपको थोड़ा बहुत फायदा तो मिल ही जाता है। सही। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो डाइट बहुत ज़्यादा करते हैं कि हमें अपना वेट कम करना है, तो डाइट करना किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए सूटेबल है? किसी भी के लिए नहीं कह सकते, मतलब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी बॉडी टेंडेंसी कैसी है, आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप किस तरीके का वेट लॉस कर रहे हैं। कुछ लोग फौरन ही इंटरमीडिएट फास्टिंग पे चले जाते हैं विच इज वेरी हार्मफुल फॉर यू, कि अगर आप फौरन ही चले गए, पहले आप नॉर्मल सी जो है वो डाइट स्टार्ट करें, अपना पोर्शन साइज कंट्रोल करें, देन आप इंटरमीडिएट फास्टिंग पे जाएं, देन आप एप्पल और डिफरेंट तरह की डाइट्स पे जाएं, तो वो समझ में आता है। सही। लेकिन पहले अगर आप हर एक की बात करें ना कि हर इंसान वेट लॉस करना चाह रहा है बगैर अपनी बॉडी टेंडेंसी को बताए, तो आप एक पोर्शन साइज को कंट्रोल करके हर बंदा कंट्रोल कर सकता है कि सिर्फ जो भी खा रहे हैं आप अपना पोर्शन साइज कंट्रोल कर लें। अपने सर्विंग साइज का पता लगाने की कोशिश करें कि हम जो फूड खा रहे हैं उसका सर्विंग साइज एक्चुअली क्या है, किस चीज पे बेस्ड कर रही है वो चीज, एंड देन फिर आप अपना वेट लॉस इजीली खुद बैठ के घर में कर सकते हैं। हाँ, कंसल्टेशन की आपको जरूरत होती है सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या आप सही खा रहे हैं या आप गलत। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का अगला टॉपिक हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे हम बात करने वाले हैं। जदीद दौर है, जिद्दत है, इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी का दौर है, AI का दौर है। तो AI को हमने समझना है कि ये जो मसनूई ज़हानत है और आने वाले कल की बात करें तो ये कितना रिलेट करता है। नाज़रीन, दुनिया जो है वो तेजी से बदल रही है और इस तब्दीली के मरकज में जो मसनूई ज़हानत यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ये वो टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को सोचने, समझने और फैसला करने की जो है वो काबिल बना रही। जब मशीन ये तमाम काम करने लग जाएगी तो इंसान क्या करेगा, वो तो डेफिनेटली सुस्त हो जाएगा। तो नाज़रीन, आज हम बात यही करेंगे कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी यानी कि कारोबार, तालीम, सेहत, अता के सोशल मीडिया तक ये उसमें भी अपनी जगह बना चुकी है और आगे आने वाले वक्तों में भी ये डेफिनेटली जगह बना सकती है। तो नाज़रीन, सवाल डेफिनेटली आपके माइंड में भी यही होगा कि क्या ये तरक्की इंसान के लिए रहमत है या फिर खदशा? इस पे बात करेंगे। और क्या आने वाला कल इंसान जो है इंसान के कंट्रोल में होगा या फिर मशीनों के कंट्रोल में होगा? क्योंकि अगर इसी तरह से AI तरक्की करती रही, हम AI पे डिपेंड कर गए, तो वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है कि आने वाला वक्त किसके कंट्रोल में रहेगा, इंसान के या फिर मशीनों के? यही आज की नाज़रीन, इसी पे आज हम गुफ्तगू करेंगे कि ये मसनूई ज़हानत यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आने वाला कल कैसा हो सकता है। इस पर डिस्कशन के लिए मेहमान ने हमें जूम पे ज्वाइन किया जी। अहमद मंजूर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। बताइएगा कि AI का दौर है, मसनूई ज़हानत की हम बात कर रहे हैं, मुस्तकबिल में आप इस टेक्नोलॉजी को कैसे देख रहे हैं? वालेकुम सलाम। सबसे पहले और मुझे बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया मैम। प्लेयर एक्चुअली AI अपने आप में ना एक बड़ी मजे की चीज है, हम क्योंकि समझ नहीं पाते हैं तो इसलिए आज कोशिश करूंगा कि आपके प्रोग्राम से लोगों को आसानी से समझा फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी पे बात कर लेते हैं कि व्हाट इज AI। पहले आप हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दीजिए कि दरअसल ये क्या है और ये कैसे काम करती है, फिर हम इसको जदीद दौर के साथ रिलेट करेंगे। जी मैम, एक्चुअली देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली वन, यानी इसको अगर आप ऐसे लें कि अगर हम आसानी से एक चीज को समझना चाहें कि इंटेलिजेंस क्या है, देखें, इंटेलिजेंस हर वो चीज है जो आप करते हैं लेकिन आप महसूस नहीं करते उसको। लाइक अगर मैं अभी एक मिसाल के तौर पे बात करूं कि जी आप चल के आए हैं, लेकिन यानी कि आप रूम के अंदर कैसे आए हैं, तो ज्यादातर लोग कहेंगे कोई गाड़ी से आया है, कोई कहीं से आया है। चलने वाली चीज को ना लोग भूल जाएंगे कि टांगों से आया हूं। ठीक है, इसी तरह जैसे मैं अभी जो अगला जुमला करूंगा सारी ऑडियंस भी उसके ऊपर उसके बाद सोचेगी, लाइक के जी क्या आप सांस ले रहे हैं, तो सारे फौरन से चेक करेंगे हाँ हाँ ले रहे हैं। दिस इज इंटेलिजेंस जिसको हम महसूस नहीं कर पाते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कोई नई चीज इसके अंदर ऐड कर दी जाए। लाइक मैंने अगर एक रूम के अंदर आना है, अगर मैं वहां पे रूल बना दूं कि जी इस रूम में मैंने जूते उतार के एंटर होना है, राइट? अब मुझे तो ये चीज पता है, आपको भी ये चीज पता है, लेकिन जो नया बंदा आएगा उसको नहीं पता, उसको सीखना पड़ेगा। ऐसा ही है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड की गई है असल में। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। तो जी जी आप बात मुकम्मल कर लें।
जी, तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करती है, ये आपकी लाइफ को प्रोडक्टिव बना देती है। ठीक है। जैसे पहले आप जूती नहीं उतार के आ रहे थे, अब आ रहे हैं, तो कुछ रूल्स की बेस पे आपकी लाइफ चलना शुरू हो जाती है। ऑलराइट, ऑलराइट। तो जदीद दुनिया की हम बात करें, जदीद दौर की बात करें, तो एआई किस हद तक इंसानी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है? एक्चुअली आप चैट जीपीटी के आने से पहले की जिंदगी देखें, जो कि अगर 2022 से हम थोड़ा पीछे चले जाएं, जी, अब एआई इज एन एसेंशियल फॉर एवरीबॉडी। जो नहीं सीख रहा वो पीछे रह गया। चले मैं अगर इस पे बात करूं, प्री पेंडेमिक लाइफ थी एक, हम लोग ऑनलाइन लाइव्स में नहीं थे, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, ऑनलाइन मीटिंग्स नहीं होती थी, ऑनलाइन जूम कॉल्स नहीं होती थी, जैसे अभी हम कनेक्टेड हैं, राइट? Exactly. तो जैसे ही पोस्ट वो आया तो सब चीजें आपस में कनेक्टेड हो गई, ऑन जॉब पता लगना शुरू हो गया कि आप अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट जो है ना, वो जॉब ऑनलाइन करके भी निकाल सकते हैं, आप पैसे ज्यादा कमा सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज लाइक दैट। चैट जीपीटी जब से आया तब से ये एक एसेंशियल बन चुका है सबके लिए। अब जो इस रेस का पार्ट नहीं बनेगा, जो इसको नहीं सीखेगा, जैसे अगर मैं डॉक्टर की बात करूं, अगर वो उसको वीडियो कॉलिंग नहीं आती होगी, वो एक नाकाम डॉक्टर है आजकल के दौर में। गो के उसको देखना बहुत अच्छा आता है। Okay. तो इसी तरह एआई के साथ भी अब यही चीज होनी शुरू हो गई है। अगर आप अपनी एआई से अपनी लाइफ प्रोडक्टिव नहीं बना सकते ना, तो प्रॉब्लम है। फिर आपको खतरा लगेगा, लो भाई मेरी जॉब भी खत्म हो जाएगी, मैं तो पता नहीं कि जैसे आने वाले दौर के अंदर, बल्कि आने वाले ऑलरेडी चीजें आ चुकी हैं, जिनमें से एक चीज ये है कि पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिक्वायर्ड होते थे प्रोग्राम करने के लिए। आज आप भी प्रोग्रामर है, मैं भी प्रोग्रामर हूं। मजे की बात है। आज आप भी, जैसे वो स्टैंड अप कॉमेडियन पे कॉमेडी लिखता ना, आज आप चैट जीपीटी से कहें कि मेरा मूड खराब है, मुझे कोई लतीफा सुनाओ, आपको लतीफा सुना देगा। ओके, यानी कि ये बाकी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। बिल्कुल। देखें, अब सपोजिटली मैं मजाकतन एक बात करता होता हूँ, तो लोग तो उसके ऊपर जो है ना बीवियां बना के फिर रहे हैं, गर्लफ्रेंड्स बना के, बॉयफ्रेंड्स बना के फिर रहे हैं आजकल तो इतना। एग्जैक्टली। अच्छा जी, बात मुकम्मल कर ले। देखें, बेसिकली लोगों ने, यानी जहां इस तरह का यूज हो रहा है वहां पे अच्छा यूज भी है इस चीज का। राइट? जैसे मैंने आपका, आप शायर भी बन सकती हैं, आप राइटर भी बन सकती हैं, आप प्रोग्रामर भी बन सकते हैं, हम उससे करवा सकते हैं, सीख सकते हैं। अच्छा, ये मुझे एक और चीज बताइए कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि मसनूई ज़हानत है, ये इंसान के रोजगार के लिए ये खतरा बनेगी या फिर उसकी हेल्प करेगी? अच्छा, यहाँ पे ना एक छोटी सी बात मैं अगर फिगर्स को सामने रख के करूँ ना, वो ये है, दुनिया में ऑलमोस्ट 66% जॉब्स अपग्रेड हो जाएंगी। वर्ड है अपग्रेड हो जाएंगी, खत्म नहीं होंगी। ओके, That's great. अच्छा, अब इसकी एक मिसाल ऐसे लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 5 कश्ती चलाने वाले लोग हैं, राइट? उन 5 में से 2 को ये पता लग जाता है कि जी मोटर वाली कश्ती आने वाली है, वो उस पर पढ़ाई भी शुरू कर देते हैं, उसको सीखना शुरू कर देते हैं। तो जैसे मोटर वाली कश्ती आएगी ना, इन 2 को जल्दी काम मिल जाएगा, ये 3 धरना दे के बैठ जाएंगे कि जी हमें तो काम नहीं मिला, हमारी नौकरी खा गई है, हमें तो सुस्ती किनकी थी? इन 3 की, इन 2 की नहीं। ठीक है? तो AI इज एन एसेंशियल नाउ। अगर अब आपको उससे अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाना नहीं आता, तो आपकी ज्यादती है। अब आप अपने साथ बेसिकली जब किसे कहते हैं सिंसियर नहीं है दरअसल। यस, तो यानी आपको पहले सीखना होगा। एजुकेशन की बात करें, तालीम के शोबे में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किरदार है, वो आप कितना मुअस्सर देख रहे हैं? देखें, अभी रिसेंटली ना हम लोगों ने एक पूरा सेशन चलाया, जो ट्रेनर्स को, जो टीचर्स हैं, टेफ्टा में मैम अंबर होती है, उन्होंने माशाल्लाह इस चीज को पूरी को देखा। बेसिकली इसके अंदर क्या किया उन लोगों ने, जो उनके टीचर्स हैं उनको ट्रेन किया गया एआई के ऊपर, एआई फॉर टीचर्स का प्रोग्राम, राइट? उसके अंदर उन्होंने वो कोर्सेज करवाए, यानी कि वो देखें, एक चीज होती है प्रोग्रामिंग करना, आजकल वो दौर खत्म हो चुका है, प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपको आइडिया चाहिए और सही टूल पता होना चाहिए, कौन सा टूल आपने यूज करना। एग्जैक्टली, यू आर राइट। जैसे ही आपको टूल पता लग, देखें अब आपकी एक टूल बॉक्स किट बन गई, लाइक के जी आप चैट जीपीटी रख लें, आप कैनवा रख लें, आप 2-4 और टूल्स इस तरह के सोच के रख लें, ठीक है? आप उनको यूज करना शुरू कर दें, तो अब आपको पता उनको कब यूज करना है। कोई प्रोग्रामर होगा उसके लिए डिफरेंट होगा, कोई एंटरप्रेन्योर होगा उसके लिए डिफरेंट, कोई बिजनेसमैन होगा उसके लिए डिफरेंट टूल बॉक्स होगा। इसी तरह टीचर्स के लिए एक टूल बॉक्स है, तो हम लोगों ने वहां पे उस चीज की ट्रेनिंग कराई है उन सबको। ओके,
ताकि वो प्रेजेंटेशन, ताकि वो जो एग्जाम चेकिंग और उसपे यानी जो उनके वर्कशीट्स होती हैं चीज, वो फौरन काम कर सकें, जो उनका इतना टाइम जाया होता है ना चीजों में, वो खत्म हो सके जरा, तो दे विल बी मोर प्रोडक्टिव एक्चुअली। ओके, यानी कि वक्त के साथ साथ टाइम की बचत ये भी बड़ी ज़रूरी हो चुकी है। हेल्थ की साथ अगर बात करें तो हेल्थ के शोबे में एआई की अगर हम कारकर्दगी या उसने जो सेहत के शोबे में जो इनकलाबी, मैं कहूँ कि इनकलाबी तब्दीलियां जो लाई हैं, मैं चाहूँगी कि उसको ज़रूर डिफाइन कर दीजिएगा कि सेहत के मामले में हमें इसका किरदार क्या देखने को मिला है। दुनिया में सबसे ज्यादा चेंज जो एआई जिस जगह पे लेके आएगी वो हेल्थ केयर है। मजे की बात ये है, क्यों? देखें, हम लोग भी माशाल्लाह एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन उसके अंदर पता है क्या है एक्चुअली, हम लोगों ने एआई डॉक्टर इंडल्ज कर दिया उसके अंदर। यानी अगर सपोज करें, अभी रिसेंटली हमारी एक बड़ी अच्छी जो सीईओ हैं मैम गायनात, बेसिकली उन्होंने इसके अंदर एक आइडिया निकाला, वो ये था कि जी अगर हम ऐसे करें कि जी लोगों को ये दिखाएं कि जी अभी मुझे एक काम है, अभी मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, मुझे अपॉइंटमेंट मिल, रात के 12 बज गए हैं, ओके, राइट? उस टाइम मुझे कौन सा डॉक्टर मिलेगा चेक करने के लिए? ओके डॉक्टर अहमद साहब, हमें ब्रेक लेनी है। अहमद साहब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम इस पे बात करते हैं, बिकॉज हेल्थ के शोबे की बात करें जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और एआई के साथ जो इसका ताल्लुक या किरदार उस पर बात की जा रही है। तो नाज़रीन इन डिटेल इस पे मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का अगला टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आने वाला कल जो है वो कैसा होगा और किस तरह से हम उसको देख रहे हैं, इसी पे बात की जा रही है। अहमद साहब हमारे साथ है। अहमद साहब, हम बात कर रहे थे सेहत के शोबे की और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो इनकलाब बर्पा किया है, तो आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। जी मैम, एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि वो हमारे ना उसमें एक्चुअली हमने एक आइडिया वो पिच किया जिसमें बेसिकली ये था कि जी कितने सपोज करें रात को 12 बजे किसी का कोई काम आ गया, चीजें आ गई, ये चीज आ गई, तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, अब वो क्या करे? उसको मेडिसिन चाहिए, तो वो एआई डॉक्टर के पास जाए, उधर लिखे, अच्छा ये स्पेशलाइज ट्रेन एआई डॉक्टर है, इससे अगर आप कहेंगे ना मुझे नौकरी ढूंढ दो, कहेगा नौकरी नहीं है मेरे पास, मैं डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारी मेडिकल असिस्टेंस के लिए हूँ, ठीक है? तो वो आपको एक मेडिसिन बता देगा कि ये मेडिसिन है, ठीक है जी, इसको जो है ना आप यूज कर लो और सुबह डॉक्टर को चेक करा देना जाके। अच्छा, राइट? सपोज कर लेते हैं, अब इसको एक नए लेवल पे लेके जाते हैं कि जी जो आप डायग्नोसिस करवा रहे हैं, जो आपकी रिपोर्ट्स आ रही है सारी आप उस हमारी प्रोडक्ट के अंदर रखते जा रहे हैं, और वो उसकी बेस पे आपकी मेडिसिन को चेंज करता है खुद से। और आपको सपोज करें आपका बीपी शूट कर गया, अब वो आपको एक मैसेज करता है कि जी मुझे बताएं आपने सुबह ये वाली मेडिसिन ली थी, ये आपके उसके प्रिस्क्रिप्शन में आ रही है। ओके, तो वो कहता है कि हाँ जी मैंने ली थी, तो वो कहता है नहीं इसकी डोज हाफ कर दे या ये वाली खाएं, आपका बीपी ठीक हो जाएगा। अच्छा, या चलें एक और इसका अगला लेवल लेके जाता हूं आपको। ये बाय द वे ये सारा कुछ हम अपनी प्रोडक्ट के अंदर माशाल्लाह लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर सपोज करने अगर मेरा बीपी शूट हो रहा है तो मुझे पता लगना जरूरी है कि मेरे साथ जो बंदा बैठा है उसको पता लगना जरूरी है। तो अगर सपोज करें मैंने एक स्मार्ट वॉच पहनी हुई है, उसके अंदर एक सिस्टम चल रहा है कि अगर मेरा बीपी शूट हो रहा है, मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है, तो वो आपको बताए कि जी इस बंदे के साथ कोई मसला हो रहा है, तो आप मेरी मेडिकेशन के लिए आए फौरन। अच्छा, तो दिस इज ऑल एआई। एआई आपको पहले से बता दे कि जी आपकी रिपोर्ट्स की बेस पे इतने अरसे बाद आपको हार्ट अटैक आने वाला है, ठीक है जी, आप जो है ना ये मेडिसिन कर लेंगे, पहले से बता देगा इतने अरसे बाद हार्ट अटैक भी आ सकता है। डॉक्टर साहब, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि क्या मशीनें इंसानों की तरह सोचना शुरू कर देंगी, उनके वो एहसास, जज्बात, इमोशन, यानी एवरीथिंग वो मशीनों में अब हमें देखने को मिलेगा कि वो इतनी ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है एक्चुअली। वो मैं इस पे ना मिसाल एक मजाक में देता होता हूँ कि हमने टर्मिनेटर सीरीज को ना बहुत सीरियस ले लिया हुआ है। यस, हमें लगता है कि रोबोट्स आ जाएंगे, एआई आ जाएगी, हमारी कनपटी पे बंदूक रखेगी, मैं कहीं भाग जाओ यहाँ से। यस, तो कम से कम 200 साल तक तो ऐसा कुछ नहीं होने लगा। राइट? ये मैं नहीं कहता हूँ, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, गूगल में, ये डिफरेंट कंपनी में जो बैठे हैं, ये उनकी बातें कर रहा हूँ। ओके, राइट? लेकिन आप उसको ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है, आप उसको बता सकते। देखें, जब एक बच्चे, सपोज करें एक बच्चा है, उसको आप ट्रेन कर रहे हैं कि यार तुमने मुझे ना, तुम वो 5 वक्त की घर में नमाज पढ़ी जाती है तो बच्चा नमाजी होगा, अगर एक बच्चे के सामने गाली दी जाती है तो गाली ही देगा आगे। राइट? तो आप उसको ट्रेन कर सकते हैं प्रॉपरली। क्या वो आपकी जगह ले लेगा? आई डोंट थिंक सो। यस, उन चीजों में जैसे डॉक्यूमेंटेशन करनी है, जैसे मैं पर्सनली एक चीज सोचता हूँ कि जी एक एमबीए का काम नहीं है सीवी छांटना, ऐसे वो काम मशीन, एक क्लरिकल काम मशीन कर सकती है जी।
तो वो एआई, तो क्लरिकल काम सारा एआई पे चला जाएगा, लोग अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे। जैसे कैलकुलेटर के आने से क्या हुआ था, या फोन वाली घड़ी आपको याद होगी एक आई थी जिसके अंदर वो नंबर ऐड हो जाते होते थे बहुत सारे। हाँ। तो वो क्या थी असल में, लोग पहले डायरी, एक उसने क्या किया पहले, मैं दिमागों को माफ नहीं किया उसने असल में वो जो डायरी आप एक इतनी बड़ी साथ लेके फिरते थे ना कॉल करने के लिए, हाँ। उसने उस जगह को बचा लिया था दरअसल। बिल्कुल ऐसे ही हम है, उसको बर्डन कम कर दिया उसने। जी तब तो हम नंबर याद कर लेते। आपने हाँ। सोचना कैसे, मसला तो ये है। ऐसे ही बिल्कुल। अच्छा एक और चीज आप मुझे इस तरीके से सोचें। जी मतलब एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगी मैं, इसी सवाल के अंदर एक और क्वेश्चन मैं चाहूंगी कि आप उसका जवाब भी दे दीजिए कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इखलाकी हदूद को पार कर सकती है? देखिए इट डिपेंड्स आप उसको कैसे तैयार कर रहे हैं। मैंने भाई जैसा दो बच्चों की मिसाल दी है ना, हाँ। ठीक है, अगर आप उसको जैसे ये रिकमेंडेशन सिस्टम्स क्या होते हैं असल में, दैट इज आल्सो एआई। आप YouTube पे जाके अगर गाने सुन रहे हैं तो वो अगली दफा आपको गाने दिखाएगा, अगर नाते सुन रहे हैं तो आपको नाते दिखाएगा। सही। तो आपकी पर्सनालिटी, इसको वापस लेके जाते हैं हेल्थ केयर वाली के अंदर। उसने आपके हिसाब से आपको रिपोर्ट बना के दी है, मेरी रिपोर्ट आपको नहीं दिखा रहा हो असल में। जो डेटा आपने उसको प्रोवाइड किया ना, उसकी बेस पे वो आपको बता रहा है कि आपके साथ ये होने वाला है। तो सेम थिंग, अगर आप उसे बुरी बातें करेंगे वो बुरी बातें करेगा। जैसे मैंने भी मजाक में वही मिसाल दी थी कि जी लोग क्या उसमें बीवियां, गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड सब कुछ बना के फिर रहे हैं। मैं ना एक शरारतन बात करता होता हूँ कि जो है ना कि लोगों को ऐसा क्यों, यानी दुनिया की आबादी 8 बिलियन है, फेसबुक पे 16 बिलियन कैसे हो गई? मतलब ये कौन सी सेटिस्फेक्शन है? एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट ना। ठीक है, तो आपने चीजों को प्रोडक्टिवली यूज करना है। आने वाली टेक्नोलॉजी आपकी जिंदगी आसान कर रही है। एब्सोल्युटली। यानी इसकी एक मिसाल छोटी सी ये दे देता हूं कि जैसे मिसाल के तौर पे फ्रिज है, राइट? फ्रिज में वो तो हमारे यहाँ होता है ना कि अंडों की जगह पे आपको अंडों के अलावा बाकी सब कुछ मिलता है, अंडे नहीं मिलेंगे वहां पे। Yes. वहां पे आपको लेमन भी मिल जाएगा, अदरक भी मिल जाएगा, वहां पे आपको मक्खन भी मिल जाएगा, चीजें मिल जाएंगी। अंडे किसी बास्केट में अंडे किसी बास्केट में शॉपिंग बैग में अंदर पड़े होते हैं, ऐसा ही है। तो अगर सपोज कर ले हम पढ़ने गए, वी बिकम लॉजिकल, और हमने वहां पे अंडे ही रखना शुरू कर दिए। अब जब अंडे है ना वहां पे, तो अब सपोज करें वो 25% रह जाते हैं, तो वो खुद से उसके अंदर सपोज करें मैंने कोई ऐसा मैकेनिज्म लगा दिया कि वो खुद से एक मैसेज सेंड कर दे ग्रोसरी स्टोर को कि इस घर में अंडे खत्म होने वाले, अंडे पहुंचाओ। ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ओके, तो दिस इज कॉल्ड स्मार्ट फ्रिज। या अच्छा, एक वही रिकमेंडेशन सिस्टम वाली चीज आ रही है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है। एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि मसनूई ज़हानत का अगर गलत इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि अनफॉर्चुनेटली कुछ इंसिडेंट हमें ऐसे देखने को भी मिले हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो इसके मजीद क्या खतरात इसके सामने आ सकते हैं? देखें, इसकी चीज जैसे आप डीप फेक की बात कर रही हैं, होपफुली, या डीप ऑडियोज की बात कर रही हैं, आई थिंक जब मैं देखें जहां पे चीज के फायदे हैं वहां पे नुकसान भी। बिल्कुल ऐसे, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ठीक है, मैं मिसाल इस तरीके से देता होता हूँ सबको कि जी धागा है ना या तार है, उससे आप कपड़े सी भी सकते हैं जी, और किसी का गला भी दबा सकते हैं। यू आर राइट, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट। ठीक है, तो आपने देखें आने वाले दिनों के अंदर ज्यों ज्यों आप इंटरनेट से ज्यादा कनेक्ट होंगे, डेटा आपका ऑनलाइन जाएगा, यू बिकम मोर वल्नरेबल। अब आपने ये एथिक्स सीखने हैं कि आपने किस चीज को शेयर करना और किस चीज को शेयर नहीं करना है असल में। बिल्कुल ऐसे, कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर करें। देखे, इसका ना एक बड़ा मजे का रूल नॉर्मली मैं बताता होता हूँ अपने तमाम स्टूडेंट सब दोस्तों को, वो ये कि सच बोलना, हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन आर्ट ये कब कहां कितना बोलना है असल में। सही सही सही। अच्छा अहमद साहब, हमें ब्रेक की जाने पड़ना है, ब्रेक के बाद इस पे हम मजीद बात करते हैं कि अगर नाज़रीन हमने इसके सही इसका यूज़ हमने ना सीखा और गलत इस्तेमाल की तरफ जाते रहे तो किन खतरात का हमें मजीद सामना करना पड़ सकता है, इस पे बात करते हैं ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक जिस पे हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आने वाला कल हमारा कैसा हो सकता है, इसी पे बात की जा रही है। अहमद साहब हमारे साथ है। अहमद साहब, हम बात कर रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो गलत इस्तेमाल है उससे कौन से खतरात पैदा हो सकते हैं, तो आप अपने इस सवाल का जवाब मुकम्मल कर लीजिए। मैम, एक्चुअली जितनी भी चीजें दुनिया में आ रही हैं उनका एथिकल यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही है, बिल्कुल। हम
चीजों को इस्तेमाल करना शुरू करते थे। जैसे पिछले दिनों एक आपने शायद देखी हो, एक इमेज बहुत वायरल हो रहा था जिसमें लड़कियों ने साड़ियां पहनी हुई थी और जी वो इमेजेस बना के शेयर कर, डिफरेंट एक टॉप ट्रेंड ये चीजें बनी हुई थी। जी हाँ, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ट्रेंड्स अकॉर्डिंग टू एआई प्रोफेशनल्स। हाउ? बेसिकली अब आप सोच के देखें कि आप शक्ल लग गई, नीचे से बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो गया, अब कोई बंदा अगर उसकी वीडियो किसी तरीके की बना के मार्केट में ले आया तो क्या क्या कर लेगा वहां पर? ओह यस यस यस, यू आर राइट। ठीक है, तो दैट इज डीप फेक। तो जहां पे देखें, मैं वही बात कर रहा हूं, चीजों को एथिकली यूज करना है। चैट जीपीटी अगर मिसाल के हम देते हैं, चैट जीपीटी के थ्रू आप क्वेश्चन बना भी सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर्स ले भी सकते हैं, एग्जाम भी दे सकते हैं, और भी बड़ा कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो चक्कर ये है कि आपको ना पूरे रूल्स बनाने पड़ते हैं चीजों, कोई भी टेक्नोलॉजी आए, दैट इज स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, साइबर सिक्योरिटी का इसीलिए बात की जा रही है अब बहुत ज्यादा। बाय द वे कहा यह जाता है बाय 2026 हर कंट्री अपने साइबर सिक्योरिटी के जो रूल्स हैं, जो एथिक्स हैं, उनको और स्ट्रॉन्ग कर देगा, बिल्कुल अपनी सिक्योरिटी को, बिल्कुल, क्योंकि उसके बगैर वो ना ब्लॉकचेन में ना एआई में वो किसी में आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो इसलिए जितनी भी टेक्नोलॉजी आती है, एथिकल यूज इज इंपॉर्टेंट, लोगों को अवेयरनेस देना। देखें, मुझे सबसे अच्छी बात आप सबकी ये लगी माशाल्लाह कि आपने एक टॉपिक ऐसा पकड़ा ताकि लोगों को पता, लोगों तक अवेयरनेस पहुंच सके कि इससे क्या क्या कुछ हो सकता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये हमारी कोशिश होती है कि हम हर उस टॉपिक को, हर उस पॉइंट को हाईलाइट करें जिससे लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, जिससे अगर किसी को कोई मसला मसाइल है तो उसका सोल्यूशन, उसका प्रॉब्लम हम निकाल, यानी कि उसका हल निकाल सके, उसका सोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि जिस तरह से एआई पे, चैट जीपीटी या इस टेक्नोलॉजी पे इससे हम हेल्प ले रहे हैं, ठीक है, एक रफ्तार है, हमें भी साथ चलना है, अब वो लाइब्रेरी रिसर्च की तरफ जाना, चीज़ें उसको हमने काफ़ी जो है ना वो लिमिटेड कर दिया। तो अगर इसी तरह मुकम्मल हम डिपेंड हो गए एआई के ऊपर, तो क्या आप कह सकते हैं कि इससे जो इंसानी एक तख्लीकी सलाहियतें, उसमें जो खुदादाद सलाहियतें इंसान में रखी गई हैं, वो कहीं कम हो जाएंगी या फिर बढ़ सकती हैं? आपकी क्या राय है इस पे? अच्छा मैम, मैं इसको ना एक्चुअली थोड़ा सा ट्विस्ट देता हूँ पूरी चीज को। Alright. यानी हमें ये लगता है, देखें चक्कर पता है क्या है, अगर आप इसको ऐसे देखें, अब मैं आपको एक नया विजन देता हूँ एआई के हवाले से, वो ये है, चैट जीपीटी से आपने, पहले भी लोग गूगल से ही बनाते हैं ना जाके जो रिसर्च पेपर होता है, ठीक है, तो गूगल इज चैट जीपीटी, तो उसमें आपको डिफरेंट जगहों पे जाके पढ़ना पड़ता है और आप उसको कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। हाँ। ऐसा ही है। अब आपने चैट जीपीटी से बना लिया, चैट जीपीटी से चीज बन के आपके सामने आ गई। अब आपका काम है एज ए टीचर, एज ए ट्रेनर, आप उस बच्ची को कहें, आओ आके ये जो बनाया ना इसको डिफेंड करो जरा मेरे सामने। वो डिफेंड नहीं कर पाता भाई, यू आर फेल। ओके, अगर डिफेंड कर पाता, आप पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज कर सकते हैं। देखिए, पहले जो काम 1 घंटे में हो रहा था ना, वो होना शुरू हो गया 10 मिनट या 5 मिनट के अंदर। यानी अगर सपोज करें 2 मिनट लगाए उसको बनाने में, उसने 10 मिनट लगाए उसको पढ़ने में। अब आप उसकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, लाइक प्रेजेंटेशन स्किल्स, गपशप की स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिफरेंट स्किल्स पे काम कर सकते हैं। पहले सारा फोकस था बना लो, लेकिन किसी को बात करनी नहीं आती थी। नाउ देखें, इसके एक ना बड़ा मजे का जुमला चलता है पूरी मार्केट के अंदर कि जब एआई आएगी तो इंसान की जिंदगी बढ़ जाएगी। इट डजंट मीन कि जी एआई आके तो पता नहीं आपके साथ आपको रिपोर्ट बना देगी। इट मीन्स कि जी 24 घंटे का जो टास्क था वो 2 घंटे में होना शुरू हो गया। इसका मतलब 22 घंटे आपके बचना शुरू हो गए हैं। हाँ। जैसे पहले देखें, पहले लोग हज पे या उम्रे पे निकलते थे ना, तो आखिरी ये हल्ला हाफिज करके निकलते थे, साल में पहुंचते थे जाके, ठीक है ना, सफर होता था रास्ते में। आज आप जहाज में बैठते 6 घंटे में आप उधर होते हैं, ऐसे है, ठीक है। तो कोई भी आने वाली चीज नुकसान नहीं पहुंचाती, वो एक्चुअली अपग्रेड करती है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था 66% जॉब्स अपग्रेड हो जाएंगी असल में। ओके, तो चीजें हमेशा अपग्रेड होती हैं और उनको सोचने का अंदाज अपग्रेड होता है। यानी कल को देखें, कल को वर्चुअलाइजेशन आ जाएगी और बेतहाशा चीजें आ जाएंगी। ये बात है। अच्छा अहमद साहब, एक और चीज़ है कि क्या जिस तरह हम स्टूडेंट्स की बात करें या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे रिसर्च बेस्ड ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम एआई से या चैट जीपीटी या इस टेक्नोलॉजी से हम हेल्प ले रहे होते हैं,
और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि हम बिल्कुल उसको करेक्ट मान लेते हैं, उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं, एतमाद कर लेते हैं कि जो रिसर्च या जो चीज़ें इसने दी है वो बड़ी ऑथेंटिक है, वैलिड है, और एज इट इज़ हम उसको सबमिट करवा देते हैं। तो मुकम्मल तौर पे इस पे एतमाद कर लेना ये दुरुस्त है? हम एतमाद कर सकते हैं इसके? ये गलत है। ये तो एक्चुअली सैम ऑल्टमैन ने भी कहा है कि इसके ऊपर पूरे का पूरा भरोसा ऐसे ना करें, अपनी भी अकल इस्तेमाल करें। ठीक है, ठीक है। सैम ऑल्टमैन का एक पॉडकास्ट हुआ था, बड़ा वायरल हुआ है कि जी उसने कहा कि मैंने जो है ना चीज बना दी, इसमें पूरे का पूरा इन्हिसार ना करें, थोड़ा सा जो है ना अपना भी दिमाग इस्तेमाल करें। और वहां पे ना मैंने एक जगह पे बात की थी कि जी उसने स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए ये बात की है कि जब ईमेल भी कॉपी पेस्ट करते हैं तो नीचे लिखा होता है ऐड डेट, ऐड योर नेम हियर। तो वहां पे कम से कम नाम तो अपना डाल लेना चाहिए, बाकी तो कॉपी पेस्ट कर लिया, डेट तो डाल दें कम से कम। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक। तो हमें अपनी अकल भी इस्तेमाल करनी है चीजों में। मैंने इसलिए कहा वी नीड टू बी वेरी क्रिएटिव व्हेन वी आर यूजिंग एआई एक्चुअली। ठीक है ना, हमें अगर उससे कोई प्रोग्रामिंग करवानी है, कोई पोस्टर बनवाना है, चीजें बनानी, तो हमारी अपनी क्रिएटिविटी है ना, वो टाइम हमारा एक्चुअली बच रहा है जो हम कलरिंग में टाइम गुजार देते थे, जो चीजों में टाइम गुजार देते थे, डीबगिंग पे टाइम गुजार देते थे, वो टाइम खत्म। अब आपने अपना पूरा जहन लगाना क्रिएटिविटी के ऊपर, मैं क्या क्या बेहतर कर सकता हूँ इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कम टाइम में आप ज्यादा टास्क जो ना वो कंप्लीट कर सकते हैं, वक्त आपका बच सकता है। अच्छा, क्या ओवरऑल दुनिया को एआई के लिए यानी कि बैनुल-अक़वामी कवानीन की जरूरत होगी? मैम आहिस्ता आहिस्ता लोग अब इसकी तरफ आ रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक फोरम ने कुछ अपने पेपर्स निकालना शुरू किए हैं, दैट इज कॉल्ड एथिकल यूजेज ऑफ एआई। बहुत सारे पेपर्स आपको लिंक्डइन या डिफरेंट जगहों पे मिल जाते हैं, तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें आ रही हैं और आई होप कि हम भी इंशाल्लाह इसकी तरफ जल्द से जल्द जाएं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉलिसी मेकिंग, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग हमेशा बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी चीज के लिए, क्योंकि जब आपने एथिकल यूज बनाना है, आपने उसको आम नॉर्मल यूज लाइफ का पार्ट बनाना है, तो उसको आप बैन नहीं कर सकते, उसको असल में आपने लोगों के लिए आसान बनाना होता है। दैट उसके लिए हमें पॉलिसी मेकिंग इज रिक्वायर्ड कि क्या यूज करना है, क्या नहीं करना, एंड वी नीड टू बिल्ड अप डिफरेंट टूल्स, जिसको आप कहेंगे कि जी जैसे डीप फेक अगर कोई वीडियो आती है तो उसको चेक कर लेना कि डीप फेक है कि नहीं है, डीप ऑडियो जी उसको पहले चेक करें। तो बेसिकली इस तरह के कुछ रूल्स हमें बनाने पड़ेंगे। अब तो वो वक्त आ गया है कि आपको सच को सच साबित करने के लिए भी बड़ी तगदो करनी पड़ रही होती है कि भाई ये जो चीज़ है मैं सच बोल रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है। अब उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि मसनूई ज़हानत को यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक पॉजिटिव मस्बत सिमत की तरफ लेकर जाने में आप क्या समझते हैं कि किसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की या इससे रेलिवेंट जो इदारे हैं उनकी या एक आम शहरी की? एक्चुअली मजे की बात मैम ये है कि हम सबकी जिम्मेदारी है। ओके। जैसे जब इंटरनेट आया है ना जी, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि उसके अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। यस राइट, यानी मैंने अपने घर में अगर कोई चीज मैं नहीं देख रहा तो बाहर भी नहीं देखूंगा, मैं अपने बच्चों को चीज नहीं देखने दे रहा तो मैं बाहर भी किसी के साथ नहीं देख सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। जिम्मेदारी हम ना, पता है क्या, मुझे एक चीज थोड़ी सी वो होती है कि हम फौरन से दूसरे किसी की जिम्मेदारी लगा देते हैं। यहाँ पे हर इंसान की जिम्मेदारी, देखिए गवर्नमेंट की जिम्मेदारी अपने लेवल पे है कि वो पॉलिसी मेकिंग करे, वो क्योंकि उनके पास अथॉरिटीज हैं कि क्या चीज चलनी चाहिए क्या नहीं चलनी चाहिए, लेकिन साथ अवेयरनेस सेशंस भी दे कि क्यों हम ये बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वो ये अवेयरनेस सेशन आज से 5 साल बाद देंगे ना, दे डजंट मैटर। सही। तो हमें क्या करना है, हमें असल में हमें पॉलिसी। जी मैम सॉरी। जी बात मुकम्मल करें आप अपनी। मैं ये कह रहा था कि बेसिकली आपने एथिकल यूज अपने आप से शुरू करना है असल में। तो हर बंदे की जिम्मेदारी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता साथ वाले को नॉलेज दें। जैसे आज माशाल्लाह आप लोगों ने ये एक इनिशिएटिव लिया, बहुत सारे लोगों ने माशाल्लाह इस पे बात सुनी होगी, तो वो साथ वाले को बताएंगे यार मुझे एआई के मतलब ये बात पता लगी, एआई असल में ऐसी नहीं है, मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है। Exactly. मेरी जॉब खत्म नहीं हो रही, मेरी जॉब तब खत्म होगी जब मैं अपने आप को अपग्रेड नहीं करूंगा। अच्छा, मुझे बताइएगा कि चूंकि अभी हम ब्रेक की जाने पे बढ़ेंगे, बड़े इंटरेस्टिंग से ये सवाल है कि जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह से हम एआई को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्तों में ये जो टेक्नोलॉजी है इसको हम अपने काबू में रख सकेंगे या कहीं ये हमें अपने काबू में ना कर ले? ये तो डिपेंड करता है मैम, यानी बात पता है क्या है,
अगर हम इसको एज ए कोलैबोरेटर लेके चलेंगे, एज ए असिस्टेंट लेके चलेंगे, वो असिस्टेंट रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर हमने सारा कुछ इस पे छोड़ दिया, तुम डिसीजन लो, तुम करो तुम करो तुम करो। देखें, मैंने एक चीज, मेरे मेंटोर्स ने मुझे एक चीज सिखाई थी जिंदगी में, अपनी ड्राइविंग सीट कभी किसी को ना देना। तो अगर आप अपनी ड्राइविंग सीट किसी भी चीज को दे देंगे, वो एआई के अलावा कोई इंसान भी हो, तो वो तो आपको खा पी जाएगा। यस, यू आर राइट, आई एग्री। तो इसलिए हमें इसको बड़ा इंटेलिजेंटली, हमें देखें, एक इंसान के दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो 10 बिलियन न्यूरॉन्स पर सेकंड के हिसाब से प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। इसको पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा अभी वहां पे। ठीक हो गया। तो अब मुझे बताइएगा कि पैगाम आपका हमें चाहिए होगा कि आने वाला कल जिसमें हमारी यूथ है एक बहुत बड़ी तादाद में, जो कि काबिल भी है, पोटेंशियल है, उसमें सलाहियतें हैं, वो कुछ नया सीखना चाहते हैं, बट जहां आपने बात की कि कुछ फ़ायदे होते हैं, वहाँ नुकसान भी एक चीज़ के होते हैं। तो आने वाले कल में यानी कि जो फैसले हैं, वो जो डिसीजन पावर है, वो एक इंसान के पास ही होगी या मशीनों के कोड से हम उसकी ग्रिप में आ जाएंगे। ओवर तमाम सिचुएशन, टेक्नोलॉजी और ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए पैगाम हमारे नाज़रीन को क्या देंगे आप? मेरा पैगाम सिर्फ इतना सा सबके लिए कि अपने अंदर इतना नॉलेज पैदा करेंगे, कल को कोई आपको आके कहे ना कि आपकी नौकरी खा जाएगा, तो ये डर ना लगे आपको। ठीक है, देखें, कोडिंग चीजें ये आपकी जगह तब लेंगी जब आप सुस्त पड़ जाएंगे। आप अगर उनसे आगे का सोचेंगे, जैसे हम जो प्रोडक्ट, जिसकी मैंने अभी बात की, हेल्थ केयर की प्रोडक्ट, मुझे ना किसी बंदे ने, किसी जगह के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बात की कि आप तो 20 साल आगे की 10 साल आगे की प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो मैंने कहा वाकई ये आजकल की तो प्रोडक्ट ही नहीं है, तो वाकई 10 साल आगे की प्रोडक्ट। तो हमें आगे का सोचना पड़ेगा। चैट जीपीटी बहुत अरसे से चल रहा था, 2023 में बिका है। व्हाट्सएप कब बना था, कब आके बिका है। ठीक है, एनवीडिया $4 ट्रिलियन की कंपनी अगर बन गई है, तो कब उस बंदे ने वो प्रोसेसर तब बनाया था जब वीडियो गेम्स ही नहीं होती थी। ऐसे ही है। तो आपको तरक्की करने के लिए आगे का सोचना पड़ता है। तो प्लीज अपने साथ अपने आप को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नेशन से प्रोडक्ट मैनेजमेंट नेशन बनाएं, रादर देन के हम स्टिल जी प्रोजेक्ट करें, पैसे लें और आगे भागें। सबके लिए सोचें। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच अहमद मंजूर साहब, थैंक्स फॉर योर टाइम। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अभी जो हमने एआई पे बात की, डेफिनेटली हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसान को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया और आगे भी ये हमारी हेल्प कर सकते हैं। मगर हमें एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी इंसान की खिदमत के लिए है, उस पर राज करने के लिए या हाकिम बनने के लिए एब्सोल्युटली नहीं है। और आने वाले, अगर जो कि हम कल की बात कर रहे थे, तो उसमें कामयाब वही होगा जिसके पास इल्म होगा, इखलाक होगा, एहसास होगा। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये टूल्स हैं, ये टेक्निक्स हैं, ये तो उसकी ताकत हो सकती है, लेकिन उस ताकत को इस्तेमाल करने के लिए या उसमें मज़ीद इनोवेशन के लिए आपको अपनी एजुकेशन, इखलाक, एहसास की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन चीज़ों पे काम करने की भी हमें ज़रूरत है। ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा आखिरी टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, लिबास। कहते हैं ना कि लिबास इंसान की पूरी शख्सियत को निखार के रख देता है। और आप फर्स्ट, आपका इम्प्रेशन इज़ द लास्ट, ये भी हमने हमेशा से सुना है कि आपका पहनावा देख के लोग आपको काफ़ी हद तक जज कर चुके होते हैं कि आप कैसी शख्सियत हैं। इसलिए कहा जाता है कि आप जब जिस किसी भी महफिल में जाएं, आपने अपने लिबास का जो इंतखाब है वो परफेक्ट करना है। और फिर जब वेदर चेंज होता है तो इसके साथ भी हम देखते हैं कि चीज़ें काफ़ी सारी चेंज हो जाती हैं। आपका स्टफ़, आपके ड्रेसिंग सेंस, आपके कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है। इवन एक नॉर्मल जो हमारा कैजुअल वेयर या फॉर्मल वेयर होता है, उसमें भी हम काफ़ी हद तक हमें चेंजिंग जो है वो देखने को मिलती है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया ये जो फैशन सेंस है, ये बदलते मौसम के साथ ट्रेंड का बदलना, फिर बहुत सारे लोग हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग वो फैशन को कैरी करना चाहते हैं, उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। ख़वातीन या मर्द हज़रात की हम बात करें तो वो जॉब करते हैं, किसी फंक्शन के लिए उन्होंने ड्रेसिंग करनी है, कोई क्योंकि आजकल शादी ब्याह का सीज़न भी बड़ा अरूज पे है, तो उसमें उन्होंने कलर्स कॉम्बिनेशन का किस तरह से ख्याल रखना है। और चूँकि हमारे एशियन जो हम कलर हैं, इसको गंदमी रंग यानी कि सांवला कलर कहा जाता है, प्योर वाइट हम नहीं है, बहुत ही रेयर है कि फेयर कलर हमें देखने को मिले। तो आप ये कलर सिलेक्शन आपके अपनी रंगत के अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। तो इस पे भी हम बात करेंगे। उस पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ हैं जी मोहम्मद सुहेल। अस्सलाम वालेकुम सुहेल। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया सुहेल आपके वक्त का। सुहेल, मुझे बताइएगा कि मौसम चेंज हो रहा है
और जब भी मौसम चेंज होता है तो हम देखते हैं कि फैशन बदलता है, हर साल हर सीजन वो मौसम नहीं रहता, यानी अगर समर है तो और होगा, जैसे विंटर यानी सर्दियों की आमद हुई तो एकदम से फैशन सेंस चेंज हो जाता है। अभी अगर मैं राइट नाउ देखूं तो एक प्री विंटर का एक सिलसिला चल रहा है, यानी कि विंटर की आमद तो होगी, वो सही जो मोटे तगड़े जो कपड़े हैं वो तो बाद में आएंगे, अभी प्री विंटर ये चल रहा है। तो इस प्री विंटर में जो डिजाइनर्स ने कलेक्शन लॉन्च की है वो कैसी है? अभी जो बेसिकली विंटर चेंज हो रहा है ना, इसके लिहाज से ना अभी जो यंग जनरेशन है अगर उस हिसाब से देखा जाए ना, वो हमारी सकाफत को भी लेकर चल रहे हैं। बड़े समझदार हो गए। वो नए डिजाइन को भी लेकर चल रहे हैं, सकाफत को भी लेकर चल रहे हैं और वो बड़ा पसंद कर रहे हैं इस चीज को। अच्छा। और इसको मेरा मशवरा ये है कि अगर वो चाहे तो उधर जो है ना सबसे पहले अपने जिस्म की हिफाजत करें, सर्दी आ रही है चूंकि नाजुक मौसम है, ठंड का ख्याल रखें, ठंड का ख्याल रखें, अंदर एक लेयर वाला कपड़ा पहने, फिर ऊपर फिर एक जैकेट ले लें, नॉर्मल सी लेदर जैकेट, उस हिसाब से सबसे पहले आप अपने ग्लव्स पहने, सेहत का ख्याल रखें। अच्छा, कलर्स की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि आपका मैंने देखा कि मेल कलेक्शन पे आपकी ज्यादा आपका फोकस रहा है, तो जब ये सर्दियों की आमद होती है, यानी कि विंटर है, मौसम ठंडा हो गया, हमने अपने आप को ठीक है गर्म तो रखना ही रखना है, लेकिन फैशन भी हमने करना ही करना है। वो पहले हम बात करते थे कि खवातीन जो है ना वो फैशन सेंस में आ गए हैं, हाँ। लेकिन अब जो है वो मर्द हजरात भी कम नहीं है, उन्होंने भी मल्टी कलर्स पहनने होते हैं। तो कलर्स कौन से ज्यादा इन होते हैं? मल्टी कलर इतना ज्यादा नहीं पहन रहे, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है कि आप पैंट शर्ट ले लें, पैंट कोट ले लें, शलवार कमीज ले लें। मर्दों में इतना कुछ खास नहीं होता, वो शलवार कमीज होता है, ऊपर कैजुअल कोट आ जाता है, ब्लैक वाइट ऑफ वाइट, मतलब आसमानी कलर, ऐसे कलर वो ज्यादा नफासत में आ जाते हैं। और चूंकि शादियों का सीजन भी है इस वक्त हम देख रहे हैं, क्योंकि ये मौसम वेडिंग्स के लिए बड़ा अच्छा होता है कि ना ज्यादा सर्दी है ना ज्यादा गर्मी है, एक बड़ा दरमियाना मौसम है ये प्री विंटर का। तो इसमें शादियों का सीजन भी है, तो उसमें किस तरह के कलर्स और या डिजाइन, क्योंकि अब शादियों पे तो नॉर्मल वो कमीज शलवार तो पहनेंगे नहीं, थोड़ा तो वो अपने आप को ट्रेंडी दिखाएंगे, तो उसमें किस तरह के? उसमें यह है हमारा जो पाकिस्तानी रिवाज है ना शलवार कमीज, उसको लेकर हमारी यंग जनरेशन ज्यादा चल रही है। हाँ जी, उस पर कैजुअल कोट आ जाता है, मतलब वो डिजाइन भी हो जाता है, आपका सकाफत भी कंटिन्यू रहती है, फैशन का फैशन और सकाफत की सकाफत। हाँ जी। और ये जो ग्रूम की अगर हम बात करें, जो ये शेरवानी और डिफरेंट मल्टी कलर, या उस पे जो इतना हैवी हम आजकल देख रहे हैं कि शेरवानी पे भी बड़ा काम हुआ है, तो ये भी ट्रेंड में है? ये बिल्कुल है ट्रेंड में, ये चल रहा है। ऊपर हल्की सी एम्ब्रॉयडरी आ जाती है, मोती सितारे आ जाते हैं, प्रिंस कोट अगर ले ले वो चल जाता है, मतलब इस तरह चल जाता है। प्रिंस कोट, हाँ, प्रिंस कोट, शेरवानी, और शेरवानी के कलर्स कौन से ज्यादा कॉमन है? जो इन है ना, इसमें ऑफ वाइट है, गोल्डन है, ब्लैक है, ये 3-4 कलर अभी रिपीट हो रहे हैं, यानी कि मर्दों के लिए फिर भी लिमिटेड कलर है, लिमिटेड है। हाँ। वो फीमेल के लिए है ना, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो उसमें आपका जैसे कि सर्दी है उसमें तेज कलर पहनने चाहिए, डार्क कलर। उसमें ये है ना कि आपकी जो गर्मी वो जिस्म में जज्ब करता है, वो कलर खींचता है गर्मी, तो उसको बड़ा इफेक्ट पड़ता है और मौसम के लिहाज से वो बेहतरीन होते हैं, यानी कि हमें वो एक वार्म फीलिंग आती है अगर हम ये डार्क कलर पहनेंगे, बिकॉज इसलिए कहते हैं कि जो समर है, यानी कि जब गर्मी का मौसम है तो आप कूल कलर पहने तो लाइट कलर ठंडक महसूस करवाता है, तो सर्दियों में आप डार्क कलर की तरफ आ जाते हैं। सर्दियों में आप ये पहन सकते हैं, करंडी है, खद्दड़ है, लीलन है, बहुत सारे ऐसे स्टफ आ गए हैं जिसको सर्दियों में हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो करंडी, खद्दड़ और ये लीलन की आपने बात की, ये एक टाइम था कि इसको हमने बिल्कुल ट्रेंड से हटा दिया था, हम कहते थे ये तो बड़ा पुराना रिवाज है, अब तो कुछ नया स्टफ आना चाहिए। अब देखिए वो रोटेट हो रहा है, ये चल रहा है, दोबारा आ गया। ये इसी तरह होता है, फीमेल का देख रहे थे 90-70 के जो फीमेल पहनती थी शॉर्ट्स, अब वो चल रहे हैं, फर्शी सलवार और वो चीजें वापस आ गई, वही चल रहे हैं। हम सिल्क की बात करते थे, एक टाइम था कि लोग कहते थे कि नहीं सिल्क ये पुराना रिवाज है, अब हमने नहीं पहनना। मोस्ट एक्सपेंसिव इस वक्त सिल्क है जी। और हम बात करें ये जो वेलवेट मखमल का जो कपड़ा होता था उसकी हम बात करें तो लोग कहते थे कि ये तो पुराना रिवाज है, हमारी दादियां नानियां पहनती थी, अब हमने क्या करना है, वेरी एक्सपेंसिव स्टफ राइट नाउ जी। और ये सर्दियों में तो मखमल हम बेहतरीन कपड़ा है फीमेल के लिए, खासकर डिजाइनिंग भी अच्छी हो जाती है, आपका फैशन का फैशन हो जाता है, सर्दी आपकी वैसे जो ना वो भी कवर हो जाती है। ऊपर मखमल का सूट आपका, जो ऊपर हल्की सी शॉल ले लें, बेहतरीन आपका फैशन भी बन जाएगा, डिजाइन भी, और सर्दी से भी बात की
खवातीन के लिए या मर्द हजरात दोनों के लिए जरा ना शॉल का ट्रेंड हमें बता दें कि मर्द तो डेफिनेटली सिंपल शॉल ही कैरी करते हैं, तो पहले मर्दों के शॉल के कलर बता दें कि कौन से ज्यादा मर्दों के जो शॉक कलर है ना वो चल रहे हैं पीच, ऑफ वाइट और ये फोन कलर, ब्लैक कलर, ये 3-4 कलर मखसूस कलर वेडिंग्स पे भी चल जाते हैं। हाँ जी, ये चलते हैं मेरे में बस। और खवातीन के लिए अगर शॉल, खवातीन के लिए अगर कैजुअली वो पहने तो मजहब के नॉर्मल कलर बनते हैं। अगर किसी इवेंट पर जा रहे हैं, अब बहुत सारे इवेंट आ गए ना, अभी तो मजहब के मजहबी इवेंट आ गया है। डिफरेंट हमने रखने को। हाँ, शादी ब्याह के इवेंट की बात करें तो 15-20 दिन हमारी शादी चल रही होती है। हाँ जी, बिल्कुल। ये ढोलकी का पहला दिन है, दूसरा दिन है, आज ये रेड ढोलकी, आज ये ब्लैक ढोलकी है। और खवातीन के लिए बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं अभी तक मौजूद है। ठीक हो गया। स्वेटर्स की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मोस्टली मेरे जैसे खासकर जो कमजोर बेचारे लोग हैं उनको ठंड वैसे ही बहुत ज्यादा लगती है, तो हम कहते हैं फैशन के साथ साथ थोड़ा सा अपने आपको गर्म भी रखना है। तो क्या कोट वगैरह, लॉन्ग कोट या कुछ स्वेटर्स कुछ डिफरेंट आया इस सीजन में? सीजन में अभी तक तो डिफरेंट नहीं आया, पर आ जाएगा। इसमें ऊन सरे फहरिस्त है। ऊन अच्छा। अब मतलब दादी नानियाँ हमारी पहले बड़ी बनाती थी, घर पे ही बुनती थी खुद। हाँ, वो खुद से। ये हाँ, तो अभी तो वही ही चल रहा है। उसके अलावा बहुत सारे मतलब के, अगर मैं समझता हूँ कि सर्दियों में अगर आप इनर ले लें अच्छा सा, नीचे मोटे भी नहीं लगेंगे, मोटे भी नहीं लगेंगे तो उससे सर्दी से भी बचाव हो जाएगा आपका, और फैशन का फैशन भी हो जाएगा। फैशन का फैशन। अच्छा, ऊन का आपने जिक्र किया, क्योंकि ऊन ये स्टफ एक तो बड़ा नरम होता है, गर्म भी ये होता है, तो आप और आपने कहा नानी दादी तो घर में हाथ से बनाती थी। अभी भी मैं देखती हूँ कि वो हाथ से बुने हुए स्वेटर हमें मिलते हैं मार्केट में, लेकिन वो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। जी हाँ, वो क्योंकि हाथ से बना हुआ होता है, मेहनत लगी हुई होती है उस पे। एक स्वेटर पे आपका तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन तो लग जाते हैं आराम से। ओके, सो दैट्स व्हाई इस पे टाइम ज्यादा लगता है, तो वो एक्सपेंसिव है। अच्छा, वूल का भी हमें सर्दियों में बड़ा सुनने को मिलता है। जी हाँ, वूल है। तो वूल इस वक्त एक्सपेंसिव है या अफोर्डेबल है? वूल अच्छा जो है ना, अच्छा वूल एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव है, मतलब सर्दियों में बाकी नॉर्मल मिल रहे हैं मार्केट में। ओके, सो रंगत की जरा बात करते हैं कि मैंने इंट्रो में भी जैसी बात की कि हमारा जो हम एशियन कलर है ना, वो हमारा गंदमी कलर कहा जाता है कि नहीं, बहुत फेयर कलर नहीं है, बड़ा कम है, कुछ लोगों का फेयर कलर होता है। तो अपनी रंगत के लिहाज से हमें किस तरह के कलर्स का इंतखाब करना चाहिए? मोस्ट ऑफ द टाइम एशियन कलर सामने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें एशियन कलर हमारा पूरी दुनिया में मशहूर है। बिल्कुल ऐसा। हाँ, और ये बड़ी खूबसूरत कलर आता है, नो डाउट, और लोग पसंद करते हैं, गोरे इस कलर को बड़ा पसंद करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बात है। और दूसरा ये कि अगर मेल की तरफ हम जाए ना, उसमें हम लाइट कलर ज्यादा पसंद करेंगे। ओके, मेल। हाँ, मतलब ये सीजन का हिसाब होता है, गर्मी है, सर्दी है। मतलब अगर सर्दी है तो हम तेज कलर पसंद करेंगे, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, इस तरह के नेवी ब्लू, इस तरह के कलर हम पसंद करेंगे। अगर खवातीन की तरफ जाए तो उसमें आ जाता है जी जामनी कलर, पर्पल कलर, मतलब तेज कलर इस तरह आ जाते हैं। इसी तरह। ओके, ठीक हो गया। अच्छा सुहेल, मुझे बताएं कि फंकी कलर्स, क्योंकि हम मर्दों की बात करें, हम चूँकि आपने कहा कि मगरिब से ज़रा इंस्पायर होते हैं, तो नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। अब उनके कलर चूँकि फेयर है, तो उन पे वो अगर डार्क कलर पहनते हैं तो उनके साथ कहने के वो एडजस्ट कर रहे होते हैं। बट अभी अगर मैं ट्रेंडिंग की बात करूँ तो मैंने देखा है कि वो जो आपने कुछ लिमिटेड कलर, सेलेक्टिव कलर गिनवाए हैं ना, मगरिब में भी उन कलर्स को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। बड़े कम लोग हैं जो डार्क कलर की तरफ या फंकी कलर्स की तरफ आते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ अपनी जो सिटीज की बात करूँ, हमारे जो यहाँ पे नौजवान हैं, उनका जो मैंने ड्रेसिंग सेंस देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी पैथेटिक। यानी उनकी पर्सनालिटी के ऊपर, उनके यानी कि बीइंग अ मेल, उन पे वो सूट नहीं कर रहा होता। यानी कि अगर वो ऑफिस जा रहे हैं, वो काम करते हैं, जॉबियन है, तो वो कपड़े और वो जॉब उनकी मैच नहीं कर पा रही होती। तो वजह क्या है? हमारी हम सेल्फ ग्रूमिंग की तरफ नहीं है। या बिल्कुल ऐसे ही है, सेल्फ ग्रूमिंग की तरफ नहीं है। कुछ तबका ऐसा है। बाकी माशाल्लाह तालीम याफ्ता हमारी कौम है और इसको बड़ी अच्छी तरीके से नज़र देखती है और इस चीज़ को लेके चल रहे हैं वो। ठीक हो गया, सेल्फ ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि बच्चों के लिए, अब चूँकि शादियों का सीज़न है, तो मैं ज़रा बच्चों का भी इसमें ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी, क्योंकि मोस्टली हम ऐसा करते हैं कि कुछ भी ख़रीद के बच्चों को पहना देते हैं। ज़रा बच्चों की भी पसंद होती है, उनकी भी खूबसूरती होती है। बच्चों के लिए आप कौन से कलर सजेस्ट करते हैं? छोटी बच्चियों के लिए, नन्ही परियाँ हमारी जो हैं, और फिर हमारे जो बच्चे हैं।
अच्छे छोटे बच्चों को अगर लड़कों की तरफ आया जाए ना तो वो तो माशाल्लाह होते ही माशाल्लाह, तो बच्चे तो होते ही सबके मतलब सांझे हैं, तो बराबर हैं, खूबसूरत है, उनको हाँ। कुछ भी पहना दिया जाए अच्छा लगता है। मतलब के अगर किसी इवेंट का अगर लिहाज से देखा जाए, वेडिंग इवेंट है, शादी वगैरह का भी सीजन चल रहा है, तो उसमें अगर हम लड़कियों की तरफ लेके जाए ना, छोटी बच्चियों की तरफ, उसमें वाइट, ब्लैक, पर्पल कलर हो गया, ठीक है, मतलब ऑरेंज कलर हो गया, इस तरह से उनके बच्चों पे बड़ा सूट करते हैं। ठीक हो गया। एक और चीज़ मुझे बताइएगा कि एक ट्रेंड चला था कि हमने बड़े भरे भरे कपड़े पहनने हैं, सही हैवी काम, इवन मैंने देखा कि जिस तरह का, इवन अगर मैं वेडिंग की बात करूं तो जिस तरह के ख़वातीन के ब्राइडल के कपड़ों पे काम था वही ग्रूम के कपड़ों पे काम था। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि शख्सियत के अकॉर्डिंग ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद ये सवाल मैं आपसे करती हूँ क्योंकि ये नाज़रीन, ये जो चीज़ है ये सोसाइटी में चल रही है, तो हमने थोड़ी सी अपनी शख्सियत का भी ख्याल रखना होता है, ना सिर्फ जो ट्रेंडिंग चल रही है उसको हम कैरी करें या फॉलो करें। आपने अपनी शख्सियत को भी खूबसूरत बनाना है तो ज़रा उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। तो इस पर मजीद हम बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा आखिरी टॉपिक और आखिरी सेगमेंट जिस पे हम बात कर रहे हैं आपका लिबास, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपकी शख्सियत को किस तरह से बाअसर खूबसूरत बना सकता है, इस पे बात की जा रही है। बिकॉज मौसम चेंज हो रहा है और जब मौसम चेंज होता है तो बहुत सारी तब्दीलियां अपने साथ लेकर आता है। फिर शादी ब्याह का सीज़न है तो हमने उसके अकॉर्डिंग भी खुद को तैयार करना है और साथ साथ जॉब भी हमारी चल रही है तो वेदर चेंज हो रहा है तो जॉब को भी कंटिन्यू रखना है। फिर अपने कैजुअल वेयर, अपनी फैमिली को वक्त देना है तो उसके लिहाज से भी हमने चीज़ों को साथ कैरी करना है। तो ओवरऑल तमाम चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं कि हर शोबे से रेलिवेंट जो चीज़ है उसको डिस्कस किया जा रहा है, उससे रेलिवेंट कलर्स को और आपके ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए उसको डिस्कस किया जा रहा है। फिर वेडिंग को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। सुहेल, आपसे हम बात कर रहे थे कि वेडिंग सीजन में हम देखते हैं कि ऐसा ट्रेंड है जिसमें अगर ब्राइडल के कपड़ों, चूँकि वो हैवी उसने कपड़े पहनने होते हैं, एक लहंगा उसका एक मैक्सी हैवी उस पर काम हुआ होता है, साथ ही मैंने देखा है कि मर्दों की जो शेरवानी है या उन्होंने जो साथ प्रिंस कोट वगैरह जो भी उन्होंने साथ मैच किया जो भी उनको अच्छा लग रहा है उसमें भी हैवी काम हुआ होता है। तो क्या ये हैवी काम मर्दों को सूट करता है, उनके ड्रेस के ऊपर इस तरह से एक लड़की की तरह हैवी काम हो? करता तो नहीं है, बहरहाल एक रवायत चल पड़ी है अब तो उसको तो हम ट्रेंड के पीछे क्यों लग जाते हैं? हम ये क्यों नहीं देखते? अब जरूरी नहीं है। एक और चीज भी है कि हम ऐड देखते हैं कि ऐड पे ये चीज चल रही है तो हम फौरन वही कॉपी लेके पहुंच जाएंगे कि सोहेल मुझे ये चीज बना के दे, भले ही वो मुझ पे सूट करे ना करे, लेकिन वो फलां एक्टर ने पहनी थी या फलां ड्रामा मैंने देखी, मूवी में। अच्छा, बड़ा ऐसा ये मेरे साथ भी होता है, क्लाइंट मेरे कस्टमर लेकर आता है कि सोहेल भाई आपने ये डिज़ाइन हमें बना कर देना है, मतलब कि ऐसे बना कर देना है। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, आपको ये हम बना देंगे। लेकिन जब वो चला जाता है तो हम सोचते हैं ये तस्वीर में तो इतना अच्छा लग रहा है, तस्वीर में तो आपको पता है मेकअप होता है, एडिटिंग हुई भी होती है, कैमरास, लाइट, इतना कुछ। हाँ जी, तो ये शूट करेगा, फिर हम खैर बना कर तो दे देते हैं, फिर बाद में कहते हैं यार ये अच्छा नहीं लग रहा, तस्वीर में तो बड़ा प्यारा लग रहा था, पिक्चर में तो बड़ा अच्छा। भाई पिक्चर में देखें, अब जो जिस बंदे ने पहना हुआ था उसकी वो पर्सनालिटी पे अच्छा लग रहा था तो उसको वो पहनाया। फिर वहां पे कितनी लाइट्स होती है, मेकअप होता है, फिर उस शूट के बाद उसकी फिर प्रॉपर एडिटिंग होती है, उसके बाद वो एक चीज निकल के आती है। तो हो नहीं सकता कि वो आपको एज इट इज मिले या आप एज इट इज लगे। तो इस तरह की जब आपके पास कस्टमर्स आते हैं तो आप उनको गाइड नहीं करते हैं कि भाई आपकी पर्सनालिटी पे ये सूट नहीं करेगा? बिल्कुल गाइड करते हैं। अब मतलब के कुछ यहाँ से हिले हुए होते हैं, आप क्या कह रहे हैं, माजरत के साथ मैं ऐसे लोगों से माफ़ी चाहूँगा। बहरहाल वो उनको आप कर ही नहीं सकते, नहीं कर ही नहीं सकते किसी तरह भी। वो माइंड बना के हाँ होते हैं कि बस मैंने यही पहनना है। मतलब कुछ बड़े अच्छे होते हैं, वो कहते हैं कि मतलब बड़े अच्छे होते हैं, वो अच्छा उनका दिल भी करता है। फिर अब कुछ ऐसे बंदे होते हैं ना यार, अच्छा वो बड़े साइको किस्म के होते हैं कुछ ऐसे बंदे ना कि यार अच्छा बनाते हुए भी हमें डर लगता है। फिर मतलब एक दिल में डर सा आ जाता है ना, कीड़े निकालेगा, ये हो गया यहाँ से, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, मतलब है सारे ही हैं। बहरहाल ये वाकई चीज़ें हमारे और भी डिज़ाइनर्स आते हैं तो वो भी ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि बाल कस्टमर इस कदर तंग करते हैं, आप जितना भी उन्हें सेटिस्फाई करने की कोशिश करें वो कहीं ना कहीं 19-20 कोई ना कोई कीड़ा निकाल लेंगे कि यहाँ से स्टिचिंग का इशू आ रहा है, यहाँ से प्रॉपर फिटिंग नहीं बैठ रही है, अच्छा ये तो जो चीज़ मैंने दिखाई थी वैसी बनी नहीं है। तो ये आते तो खुदारा अगर आपको गाइड करने की कोशिश की जा रही हो तो आप ज़रूर उस पर सोच लिया करें, क्योंकि जो आप चीज़ लेकर आते हैं, जो देखते हैं, मोस्टली वो हमारी पर्सनालिटी पे सूट नहीं कर रही होती।
कुछ लोग स्लिम नजर आना चाहते हैं क्योंकि ओबेसिटी, मोटापा भी आजकल हमें बड़ा देखने को मिल रहा है, बड़े रेयर होते हैं कि जो लोग स्लिम नजर आए या हों। तो अगर आपने अपने आप को स्लिम दिखाना है, चाहे वो खवातीन की मैं बात करूं या हमारे यंगस्टर्स, उन्होंने भी अपने पेट निकाल लिए हुए हैं क्योंकि खाते रहते हैं, एक्सरसाइज करते नहीं हैं लेकिन उन्हें स्लिम दिखने का शौक है, तो मर्दों के लिए कौन से कलर या कौन से आप ड्रेस जो ना वो रेकमेंड करेंगे कि वो कुर्ता शलवार पहने, जीन्स पैंट या ट्राउजर व्हाटएवर क्या पहने जिसमें वो स्लिम नजर आए? ये मर्दों में तो ये 3-4 चीज़ें हैं बस। बाकी कलरों का थोड़ा सा उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उनका फेयर कलर है, थोड़ा सा ब्राउनी है, मतलब गंदमी कलर है, हाँ मतलब के अगर सांवला कलर है तो मैं उनको बताऊंगा कि वो लाइट कलर ज्यादा पहने तो स्लिम नजर। हाँ जी, मतलब वो फिटिंग में, मतलब कपड़े अच्छे आपके अच्छे बने हुए हो, फिटिंग वो खुद ब खुद आ जाएगी। अच्छा, हाँ। और यानी कि लाइट कलर पहने और थोड़ा सा स्लिम, हाँ, तो ढीले ढाले पहनेंगे तो इतने ज्यादा भी मतलब के लूज ना हो, इतने फिटिंग में भी ना हो, बस नॉर्मल से हो, सही बने हुए हो। अच्छे आप किसी टेलर से बनवाएंगे वो आपको जरूर अच्छा बना। और लाइट कलर हाँ जी, जो यानी कि अपने आप को स्लिम दिखाना चाहते हैं। और खवातीन के लिए क्या रेकमेंड करते हैं? क्योंकि खवातीन का तो सबसे बड़ा मसला है कि मैंने पतली नजर आना है, मैं मोटी नजर ना, एक्सरसाइज करें बस। ये तो चीज ठीक, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके अलावा क्योंकि मेरी बहुत सारी कोलीग्स है जो बड़ी कोशिश कर रही थी कि पिक्चर बनानी ना तो भाई इस एंगल से पिक्चर लेना, इस एंगल से फ्रेम जो ना वो करना ताकि मैं स्लिम नजर आऊं, लेकिन कुछ कलर्स का भी उसमें बड़ा रोल होता है कि आप कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जिसमें आप बड़ा पतला नजर आते हैं, कुछ ऐसे कलर होते हैं कि अगर आप मोटे नहीं तो भी आप मोटे लग रहे होते हैं। तो कलर्स कौन से आप सजेस्ट करते हैं खवातीन के लिए जिसमें थोड़ा पतले नजर आए? खवातीन के कुछ तो मौसम के हिसाब से चलती हैं, ठीक है। अब अगर लिखे हैं ना हम, तो अगर हम गर्मियों के हिसाब से जाएं वहाँ पे उसके लाइट कलर आ जाते हैं, लाइट कलर ज्यादा चलते हैं गर्मियों में। सर्दी की बात करें, सर्दी में डार्क कलर पहने और मतलब के ऊपर हल्की सी जैकेट ले लें, उससे और मोटे लगेंगे। उससे मोटे नहीं लगेंगे, वो जैकेट पहनी हुई है, वो जरा पता चलेगा जैकेट ही पहनी हुई है, मोटे नहीं लगेंगे। अच्छा, यानी कि ये लोगों को धोखा देने वाली बात है कि जैकेट पहनी हुई है इसलिए मोटा लगेगा, मोटा स्वेटर पहन, वैसे मोटे नहीं है। ठीक हो गया। बजट का हमने ख्याल रखना है बिकॉज हम ब्रांड्स पे जाएं तो सर्दियों का जो कम से कम मैं अगर प्राइस बताऊं, वी रिसेंटली जो मैंने देखी है सर्दियों के स्टफ के जो कपड़ों की कीमत है वो 12,000 15,000, मतलब कम से कम मैं बता रही हूँ एक नॉर्मल वेयर की जो कि आप घर में कैरी कर सकते हैं। आपने किसी फंक्शन की मैं बात नहीं कर रही, ऑफिस वेयर की बात नहीं कर रही, घरेलू कपड़ों की बात कर रही हूँ। तो बजट को हम मद्देनजर रखते हुए किस तरह के कपड़े बनवा सकते हैं? पहले मुझे मर्दों का बता दें फिर औरतों का बता दें कि मिनिमम हम कम से कम बजट यानी कि 3-4 हज़ार तो नॉर्मली लोग अफोर्ड करते हैं, जो इससे ज्यादा उनकी पहुंच नहीं होती है। तो इस बजट के अंदर किस तरह के कपड़े बनवाएं? बजट के अंदर अगर देखा जाए मर्दों में तो आजकल करंडी चल रहा है, वूल है और मतलब के इस तरह के मोटे कपड़े चल रहे हैं, वो ले लें, नॉर्मली सूट बन जाता है, मिल जाता है 3-4 हज़ार 5 हज़ार के अंदर तक बन जाता है। ठीक हो गया। और अगर कोई शादी है, कोई सूटेड बूटेड होना चाह रहा है यानी कि पेंट कोट उसमें बनवाना है तो वो तो एक्सपेंसिव है। वो कोई ऐसा मसला नहीं है, इसमें बाजार में काफी अच्छे भी हैं और सस्ते भी हैं। अब जैसे कि मिनिमम कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने का मिल जाता है? अगर कोई अगर पेंट कोट मिनिमम देखा जाए ना तो 8,000 से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है 3 पीस में, ठीक है। तो वो फिर आप जितना खुद डाले जाएंगे उतना मीठा होगा। थैंक यू सो मच सुहेल, आपके वक्त का थैंक यू वेरी मच। यकीनन नाज़रीन, आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता चला जाता है। तो डेफिनेटली आपने अपनी शख्सियत को देखना है, अपने बजट को देखना है, अपने एक फैशन सेंस को देखना है, ट्रेंड को आपने देखना है, फिर आप किस जगह पे जा रहे हैं आपने उस फंक्शन को भी मद्देनजर रखना है कि आया ये फंक्शन डे का है, नाइट का है, मेरी एज क्या है, फंक्शन क्या है, वहाँ पे लोग कैसे होंगे, गैदरिंग कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आपने खुद को लेकर चलना है। आप देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया का आप फॉलो करते हैं, आप उस जैसा बनने की भी कोशिश करते हैं। दिस इज़ रियली वेरी गुड कि आप इंस्पायर हों, आप उससे आइडियाज़ ले सकते हैं, बट एज इट इज़ कॉपी करना दिस इज़ नॉट गुड। आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल डैमेज हो जाएगी, दब सकती है अगर आप किसी दूसरे को कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी शख्सियत को, पर्सनालिटी को रीड करने की कोशिश करें, देन गो हेड, आप जो कैरी करना चाहते हैं, जो आपको पसंद है, जो आप जिस तरह के फैशन में कंफर्टेबल है, तो इस चीज़ पे आप ज़रूर सोचेगा। ये आपकी शख्सियत के लिए हमने ये सेगमेंट रखा था। आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह नेगेबान।